मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 11 C11 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हथियार और उपकरण और परित्यक्त फैक्ट्री जो हवा से प्रकट हुई। इस अध्याय की प्रारंभिक पोस्टिंग N0V3L B11N के माध्यम से हुई। ऐसा कहने के बाद जू फैंग ने तान जेन को नजरअंदाज कर दिया और कार में जाने के लिए मुड़ गए। ये देखकर कि जू फैंग जाने वाला था, तान जेन घबरा गई। वह उसे कैसे जाने दे सकता था। उन्होंने तुरंत दूसरे पक्ष को पीछे खींच लिया और समझाया, आप क्या सोच रहे हैं? मैं कितने साल का हूँ? मैं आपकी बात कैसे नहीं समझ सकता? आह, ईमानदारी से कहूँ तो मैं हाल ही में कुछ पुराना सामान इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों पर जा रहा हूँ। मैं उस जगह से परिचित नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी सुरक्षा करने और लोगों को डराने के लिए इसे लेना चाहता हूँ। मानो मुझे तुम पर विश्वास हो गया। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूंगा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे, क्या तुम मेरे अच्छे भाई नहीं हो? अगर आप हैं तो एक बार मेरी मदद करें। यह मत कहो कि तुम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। जू फैन का शरीर रुक गया। उसने धीरे से अपना मांसल शरीर घुमाया और भौहें सिकोड़ ली। उसकी नजर तान जेन के चेहरे पर कई बार आगे पीछे हुई। आखिरकार जैसे ही तान जेन गुस्से में आने ही वाला था, उसने कहा, भूल जाओ, हम भाई हैं। मैं पहले ही अच्छी बातें कह चुका हूँ। यदि आप नहीं सुनेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चूंकि तुमने मुझसे विनती की है, इसलिए इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास यहाँ 10,000 गोलियों वाला एक है। क्या आप ये चाहते हैं? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी पैसे दे दूंगा। जब तान जेन ने ये सुना तो वह खुश हो गया और उसने झट से सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में तान जेन अभी भी एक बंदूक प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह चीज बहुत अधिक आकर्षक थी, इसलिए उसने इस बार इसका उल्लेख नहीं किया। उसने सिर हिलाया और पूछा, वैसे मैं इसे कब प्राप्त कर सकता हूँ? जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। वहां रुको, मैं फोन करता हूँ। जू फैंग ने तान जेन पर अपनी आंखें घुमाई और कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। उसने कुछ शब्द बुदबुदाए और फोन रख दिया। 10 मिनट से भी कम समय में एक काली कार उन दोनों के सामने रुकी। तभी 1.9 मीटर लंबा एक मजबूत आदमी कार से बाहर कूदा और जू फैंग को बुलाने के लिए नीचे झुका। भाई फैंग। जू फैंग ने अपना सिर झुकाया और तान जेन की ओर सिर हिलाया। मोटे आदमी ने उसे ध्यान से देखा और तान जेन को कार की पिछली सीट पर बुलाया। वह मुड़ा और सामने वाली यात्री सीट से एक काला प्लास्टिक बैग निकाला। टैन जेन कार में बैठे और देखने के लिए प्लास्टिक बैग खोला। उन्होंने पाया कि यह वास्तव में दृश्य प्रभाव से भरी एक बिल्कुल नई काली पिस्तौल थी। इस पिस्टल के अलावा एक मैगजीन और दर्जनों गोलियां भी थीं। जब जू फैंग ने पिस्तौल के साथ छेड़छाड़ करते समय तान जेन की अनाड़ी उपस्थिति देखी, तो उसने तिरस्कार में अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसकी आंखों में असमंजस की रेखाएं झलकी, पर उसने कुछ कहा नहीं। बात बुरी नहीं है, मुझे ये चाहिए। तान जेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। हालांकि वह बंदूक का परीक्षण नहीं कर सका, लेकिन जू फैंग के साथ अपने संबंधों को देखते हुए वह परीक्षा से पूरी तरह बच सकता था। उसने लापरवाही से अपने चमड़े के बैग से चमकीले लाल नोटों का ढेर निकाला और जू फैंग को दे दिया। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने इसे बिल्कुल भी नहीं लिया। इसके बजाय उसके बगल वाले मोटे आदमी ने जल्दी से उसे अपने कब्जे में ले लिया, उसकी जांच की और सीधे अपनी जेब में रख लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। कार से बाहर निकलते हुए तान जेन को अपने बैग में वजन महसूस हुआ और वह खुद को सुरक्षित महसूस करने से नहीं रोक सका। जू फैंग ने सिगरेट पीना खत्म कर दिया। सिगरेट बट को फेंकने के बाद वह मुड़ा और अपनी उंगली से तान जेन की छाती की ओर इशारा किया। आपको अपनी सीमाएं जाननी होंगी। यदि तुम सचमुच चीजें नहीं सुलझा सकते, तो आओ और मुझे ढूंढो। मेरे पास अभी भी आसपास के जिलों और काउंटी में कुछ शक्ति है। लेकिन अगर तुम मरना चाहते हो, तो तुम्हारी लाश उठाने का समय न होने के लिए मुझे दोष मत दो। जब तान जेन ने ये सुना, तो उसने मुस्कुराते हुए डांटा, मैं तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आप, यंग मास्टर जू, बहुत व्यस्त हैं। महिलाओं का मनोरंजन करने के लिए समय के अलावा वास्तव में आपके पास ज्यादा समय नहीं है। हम लगभग 20 वर्षों से भाई हैं। तुम्हें याद न दिलाने के लिए मुझे दोष मत दो। हवा से एक स्टील का चाकू है जो हड्डियों को खुरचता है। जल्दी छोड़ देना ही बेहतर है। जू फैंग तिरस्कारपूर्ण था और हंस रहा था। आप क्या बकवास बात कर रहे हैं? इतना कहने के बाद जू फैंग शांत भाव से कार में चढ़ गया और इंजन चालू कर दिया। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और तेजी से आगे बढ़ने से पहले उसे धीरे से हिलाया। जू फैंग के जाने के बाद तान जेन ने भी एक टैक्सी ली और सीधे अपने घर की ओर चल दिया। एक और सुबह आ गई। नहाने और अपना पेट भरने के बाद तान जेन एक कार लेकर पास के धातु बाजार में चला गया। इधर उधर घूमने के बाद वह एक स्टॉल पर आया और एक पूर्व सोवियत स्क्रैप कार से स्प्रिंग स्टील प्लेट उठाई। उन्होंने कुछ स्टील पाइप और पतली लोहे की प्लेटें भी खरीदी। भुगतान करने के बाद वह अगले पड़ाव की ओर चल दिया। चीजों का ढेर घर लाने और थोड़ी देर आराम करने के बाद तान जेन ने बिजली का स्रोत जोड़ा और काम करना शुरू कर दिया। अपनी रुचि और शौक के कारण तान जेन को हथियार और रक्षा बनाने का कुछ अनुभव था। वह अक्सर फोरम ब्राउज करते थे और ढेर सारा अनुभव हासिल करने के लिए आमतौर पर काम खुद करना पसंद करते थे। उत्पादन प्रक्रिया बहुत सहज थी। आधी रात तक तान जेन ने आखिरकार अपना काम पूरा नहीं किया।
अपने काम के नतीजों को देखते हुए उन्होंने समायोजन करना शुरू करने से पहले हाथ बढ़ाया और एक कप पानी पिया। ये चमड़े और पतली स्टील प्लेटों से बना एक सरल लेकिन व्यवहारिक कवच था। ये पहनने में बोझिल नहीं लग रहा था। स्प्रिंग स्टील से तड़का हुआ एक लंबा कृपाण भी था। ये वजन में उपयुक्त था और इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र मध्यम था। ये युद्ध के लिए पर्याप्त से अधिक था। इसके अलावा दुकान से खरीदा गया एक घुमावदार धनुष था जिसके साथ कार्बन फाइबर के खंभों का एक बर्तन था जिसमें तेज तीर थे, साथ ही एक तेज भाला भी था। इन हथियारों और अन्य विविध चीजों के साथ उसके लिए घूमना फिरना बहुत असुविधाजनक लग रहा था। हालांकि तानजेन कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। सौभाग्य से वहां एक भंडारण स्थान था जिससे उसे बहुत सारा वजन संभालने में मदद मिली। अगले 2 दिनों की तैयारी के बाद तानजेन ने पहले ही अपने दिमाग को उसकी इष्टतम स्थिति में समायोजित कर लिया था। उसने दरवाजा बंद कर दिया और टेलीपोर्टेशन शुरू कर दिया। एज बाय पब फ्यूचर, जब टेलीपोर्टेशन के कारण होने वाला चक्कर गायब हो गया तो तानजेन के सामने जो दिखाई दिया वह मातम नहीं था जो उसके जाने से पहले आकाश में भर गया था, बल्कि एक जीर्ण शीर्ण इमारत थी। तानजेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और सुरक्षा तंत्र खोल दिया। हाथ में हथियार होने से तानजेन का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। वह अपने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगा। इस इमारत को देखने से लगता है कि यह किसी फैक्ट्री की इमारत होगी। वह फैक्ट्री क्षेत्र के मध्य में था। फैक्ट्री क्षेत्र बहुत बड़ा था, मानो कई वर्षों से इसे छोड़ दिया गया हो। कुछ जगह तो पहले ही ढह चुके थे। तानजेन ने निष्कर्ष निकाला कि इस जगह को अभी एक जंगली इमारत में बदल दिया गया है, लेकिन किसी कारण से यहाँ कोई राक्षस नहीं थे। फैक्ट्री के प्रांगण में 1 मीटर से भी अधिक ऊंची घास फूस उगी हुई थी और कठोर कॉन्टों वाले कई अजीब पौधे थे। सौभाग्य से तानजेन की पैंट मोटी थी, नहीं तो खून के निशान जरूर होंगे। उसने अपनी सांस रोकी और सावधानी से आगे बढ़ा। उसी समय उन्होंने मानचित्र फंक्शन को सक्रिय किया और राक्षसों को अचानक बाहर कूदने से रोकने के लिए आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। जैसे ही वह खिड़की से कारखाने की स्थिति देखने की कोशिश कर रहा था, खंडहर से एक तेज चीख आई। तानजेन, जिसने ये चीख सुनी, पहले तो स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने तुरंत तय कर लिया कि यह एक इंसान की चीख थी और ऐसा लग रहा था कि यह एक लड़की की चीख है। उसने तुरंत आवाज की दिशा पकड़ ली और तुरंत ध्यान से उस दिशा में दौड़ पड़ा। लगभग 300 मीटर तक दौड़ने और एक कारखाने के चारों ओर घूमने के बाद तानजेन विरल खरपतवार वाले एक खेत में पहुंचे। उसी समय उसकी नजर मालिक पर पड़ी तो चीख निकल गई। वह फटे पुराने कपड़ों में 16-17 साल की लड़की थी। वह अपनी पूरी ताकत से लोहे से बना एक छोटा सा चाकू लहरा रही थी। अपनी गोद में एक छोटी लड़की को बचा रही थी, जिसने एक बोरी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर दर्द था। इस समय लड़की का चेहरा निराशा और अफसोस से भरा हुआ था। उसके पतले गालों पर बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और वह किसी घायल जानवर की तरह दहाड़ रही थी। उसने प्लास्टिक के बुने हुए थैले से बनी शर्ट पहनी हुई थी और उसके नंगे हाथ और पैर खरपतवार के खून से लथपथ थे। तानजेन ने केवल लड़की की ओर देखा, इससे पहले कि उसका ध्यान 5 प्राणियों द्वारा आकर्षित किया गया जो अजीब चीखें निकाल रहे थे, क्योंकि उन्होंने लड़की को घेर लिया था। पांचों राक्षस केवल 1.2 मीटर लंबे थे। उनके झुके हुए शरीर का सिर बड़ा था जो कुत्ते और चूहे जैसा दिखता था। वे अपने हाथों में लोहे के फावड़े और लकड़ी के डंडे लहरा रहे थे और उनके शरीर से मरी हुई मछली जैसी दुर्गंध आ रही थी। इस समय वे अपने बड़े बड़े मुंह खोल रहे थे जो एक वयस्क के सिर को निगलने के लिए काफी बड़े थे। उनके नुकीले दांत लगातार बदबूदार हवा उगल रहे थे और वे लार टपकाने वाले भाव से लड़की को घूर रहे थे। भले ही तानजेन अचानक प्रकट हो गया, लेकिन इसने उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया। तानजेन का दिल कड़ा हो गया। ये कैसा राक्षस था? जैसे ही वह हैरान हो रहा था, उसके सामने लाल शब्दों का एक समूह प्रकट हुआ। मेहतर गनोम, स्तर 1, बेहद गंदा, कमजोर दृष्टि और बड़ी काटने की शक्ति। इसलिए इस राक्षस को स्केवेंजर गनोम कहा गया। इसमें लेवल 1 की युद्ध शक्ति थी। यदि वह सावधान रहे तो उसे उनसे निपटने में सक्षम होना चाहिए। ये सोचकर तानजेन तेजी से भागा और राक्षस पर हमला कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 12.C12 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुरोंग बहने 1। जब मेहतर बोनो ने आवाज सुनी तो वे तुरंत पीछे मुड़े। तानजेन को भागते हुए देखने के बाद उन्होंने उसे भयंकर और खून की प्यासी आंखों से देखा और कानों को छेदने वाली धीमी दहाड़ें निकाली। उसी समय 2 मेहतर बोनो ने तेजी से दिशाएं बदल दी और तानजेन पर जमकर हमला किया। दूसरी ओर जब लड़की ने अप्रत्याशित घुसपैठिए तानजेन को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। फिर जैसे उसे कुछ एहसास हुआ और उसने तानजेन पर दहाड़ते हुए कहा, भागो भागो, ये राक्षस लोगों को खा जाते हैं। लड़की के शब्द चिंताजनक थे, जो स्पष्ट रूप से तानजेन को जल्दी से भागने की याद दिला रहे थे। हालांकि उसके कर्कश स्वर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने लंबे समय से किसी से बातचीत नहीं की है। तानजेन लड़की की दयालुता के लिए बहुत आभारी थी। वह खतरे में थी, लेकिन फिर भी वह दूसरों की सुरक्षा के बारे में सोच सकती थी। इसके लिए उसके पास खड़े होकर देखने का कोई कारण नहीं था।
पलक झपकते ही तानजेन ने तेजी से अपनी पिस्तौल उठाई, एक राक्षस पर निशाना साधा और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच लिया। टकराना, तीखी आवाज के बाद गोली निशाने पर लगी। जिस राक्षस को गोली मारी गई वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसके सिर में तुरंत एक हरा गोल छेद खुल गया। हिलने डुलने और मरने से पहले इसने कुछ समय तक सख्त संघर्ष किया। इस बंदूक की गोली से शेष 4 राक्षस तुरंत स्तब्ध रह गए। वे स्पष्टतः सरल बुद्धि वाले प्राणी थे। अपने साथियों की अचानक मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। कुछ देर बातें करने के बाद उनकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। फिर वे घूमे और एक ही समय में भागे। शायद उन्होंने पहले भी आग्नेयास्त्रों की ताकत देखी थी, इसलिए वे इतने डरे हुए थे। जब तानजेन ने ये देखा तो वह खुश हो गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चारों राक्षसों की पीठ पर गोली भी चला दी। ताबड़तोड़ गोलियों की एक श्रृंखला के बाद चारों राक्षस जमीन पर गिर पड़े और छटपटाते हुए मर गए। तानजेन काफी आश्चर्यचकित था कि वह 5 राक्षसों को इतनी आसानी से मार सकता है। आखिरकार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था कि ये राक्षस कितने कठिन थे। तानजेन ने राक्षस की लाश पर नजर डाली। उसके शरीर से निकले हरे बलगम से उसे थोड़ी घृणा महसूस हुई, इसलिए उसने अब लाशों की ओर नहीं देखा। उन्होंने खाली मैगजीन वापस ले ली और उसकी जगह गोलियों से भरी मैगजीन रख दी। उसने अपनी तलवार निकाली और नीचे बैठ गया। उसने 5 राक्षसों के मस्तिष्क के मोती निकाल लिए और अपने हाथों को टिश्यू से पोंछ लिया। तभी उसने पलटकर लड़की की तरफ देखा। वह उस लड़की को देखकर मुस्कुराया जिसका डर अभी भी कम नहीं हुआ था और उसने पिस्तौल अपनी बैग में डाल ली। इस अध्याय के उपलब्ध होने का प्रारंभिक उदाहरण N0V3L बिन पर हुआ। लड़की ने पहले ही लोहे का चाकू अपने सीने पर रख लिया था। वह जमीन पर बैठ गई और रोती हुई छोटी बच्ची को कांपते हुए अपनी बाहों में ले लिया। जाहिर है, अभी अभी जीवन और मृत्यु के भयानक अनुभव ने उसे डरा दिया था। ये देखकर तानजेन ने कुछ नहीं कहा। वह केवल मुस्कुराया और पिस्तौल की आस्तीन से कटी हुई अपनी हथेली को हिलाया और खुद से आह भरी कि वह अभी भी बहुत घबराया हुआ था। हालांकि उसके लिए, जो पहली बार किसी हथियार का उपयोग कर रहा था, ये पहले से ही बहुत अच्छा था कि वह राक्षस को सफलतापूर्वक मार सके और गोली को आकाश में उड़ने न दे। ये देखकर कि लड़की लगातार रो रही थी, तानजेन मदद नहीं कर सकी, लेकिन बीच में बोली, क्या आप पहले रोना बंद कर सकती हैं? ये जगह सुरक्षित नहीं है। क्या हमें पहले किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए? ये सुनकर लड़की ने रोना बंद कर दिया। उसने अपना कीचड़ से सना हुआ चेहरा पोंछा और तानजेन की ओर हाथ हिलाने से पहले चुपचाप उसकी ओर देखा। वह प्यारी सी बच्ची को लेकर आगे आगे चली, जबकि तानजेन उसके पीछे पीछे चल रही थी। वे बाएं और दाएं मुड़े और बहुत दूर तक चले। जब वे परित्यक्त कारखाने के किनारे पर पहुंचे, तो वह घास में एक खरपतवार और एक सीमेंट पाइप के सामने रुक गई जिसमें केवल एक व्यक्ति ही बैठ सकता था। लड़की ने तानजेन की ओर फिर से हाथ हिलाया और पहले प्रवेश किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक पल के लिए झिझकने के बाद तानजेन ने चुपचाप अपनी पिस्तौल निकाली और उसे अपने कपड़ों के नीचे छिपा लिया। फिर वह अंधेरे प्रवेश द्वार में रेंग गया। अपना सिर नीचे करने और 10 मीटर से अधिक नीचे झुकने के बाद तानजेन के सामने लगभग 10 वर्ग मीटर की एक भूमिगत नहर दिखाई दी। यहाँ का वातावरण बहुत सरल था और यह केवल उन्हें हवा और बारिश से बचा सकता था। हवा में एक अजीब सी गंध भर गई। बहनें, जो लंबे समय से इस वातावरण में रह रही थी, उनमें भी यह गंध थी, जिससे तानजेन को अनजाने में अपनी नाक ढकनी पड़ी। ये देखकर लड़की थोड़ा शर्मा गई। तानजेन को एहसास हुआ कि यह अनुचित था और उसने चुपचाप अपना हाथ नीचे रख दिया। सूरज की कुछ किरणें खंडहरों की दरारों से होकर भूमिगत स्थान में चमक उठी। कोने में लकड़ी की घास से बना एक छोटा सा बिस्तर था। लड़की द्वारा इसे नीचे रखने के बाद छोटी लड़की उस पर बैठी थी और तानजेन को उत्सुकता से देख रही थी। इस समय लड़की तहखाने में बने गड्ढे से रिसते पानी को सावधानी से इकट्ठा करके एक कांच की बोतल में इकट्ठा कर रही थी। ये देखकर कि तानजेन उसे उत्सुकता से देख रही थी, लड़की की आंखें थोड़ी चकमा खा गईं। फिर उसने बोतल तानजेन को सौंप दी। क्योंकि वह अभी अभी जोर जोर से दहाड़ रही थी, लड़की की आवाज थोड़ी कर्कश थी। वह थोड़ी कर्कश आवाज में बोली, आप बैठिए और पानी पीजिए। ये सुनकर तानजेन थोड़ा स्तब्ध रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि लड़की चाहती हो कि वह जमीन पर जमा हुआ ये गंदा पानी पिए? हालांकि लड़की के परिवेश के बारे में सोचने के बाद तानजेन ने यह भी अनुमान लगाया कि पानी की यह बोतल उसके लिए बहुत कीमती हो सकती है। ये सोचकर तानजेन मुस्कुराया और इनकार में अपना सिर हिलाया। लड़की की थोड़ी व्यथित दृष्टि के तहत उसने धीरे से अपना हाथ लहराया और मिनरल वाटर की एक बोतल और बिस्कुट के कुछ बैग उठा लिए। अचानक भोजन आने से लड़की चौंक गई। उसने कुछ ध्यान से देखा और निर्णय लिया कि यह भोजन था। फिर उसने ध्यान से पूछा, आप एक पवित्र गुरु हैं? ये पहली बार था जब तानजेन ने दूसरों के सामने भंडारण स्थान की क्षमता प्रदर्शित की थी। वह पहले तो इतराने के मूड में था, लेकिन जब लड़की ने उससे पूछा तो उसका दिल अचानक कांप उठा। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो और झट से पूछा, पवित्र गुरु? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस पवित्र गुरु का आपने उल्लेख किया है वह मेरे जैसी चीजें बना सकता है? हाँ, लड़की ने थोड़ा सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन उसकी नजरें जमीन पर रखे खाने पर टिकी थी। साथ ही उसने धीरे से अपने सूखे होठों को भींच लिया। ये देखकर तानजेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया।
उसने बिस्कुट का एक थैला और पानी की एक बोतल उठाए और लड़की को दे दी। जब तक आप मुझे वे सभी अफवाहें बताते हैं जो आप जानते हैं, ये सभी खाद्य पदार्थ आपके हैं। लड़की की आंखों से तुरंत रोशनी फूट पड़ी। उसने तान जेन की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने जो कहा वह सच है? वे सब मुझे दे दो। बेशक ये सच है। तान जेन को पुष्टि में सिर हिलाते देखकर लड़की ने तुरंत बिस्कुट का बैग खींच लिया और अपने दांतों से जोर से काट लिया, लेकिन उसने प्लास्टिक बैग को काट लिया। जब तान जेन ने ये देखा तो वह हंस पड़ा। लड़की शर्मा गई। उसने अपनी आंखें घुमाई और तान जेन को नजरअंदाज कर दिया। फटा हुआ बिस्किट अपने बगल वाली छोटी लड़की को देने के बाद उसने जल्दी से बचा हुआ पानी और खाना बिस्तर के पीछे छिपा दिया। जब तान जेन ने ये देखा तो उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने झट से अपना हाथ लहराया और कहा, चिंता मत करो, ये सब तुम्हारा है। इसे तुमसे कोई नहीं छीनेगा। जल्दी करो और यहाँ बैठो। मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। लड़की ने तान जेन की बात नहीं मानी। उसने केवल अपने लंबे पैरों को मोड़ा और उन्हें अपनी बाहों से चिपका लिया। जब छोटी लड़की खाना खा रही थी तो उसने धीरे से देखा और खाली निगाहों से कहानी सुनानी शुरू कर दी। पता चला कि लड़की के पिता एक समय एक छोटी सी इमारत के स्वामी थे। उस समय जब विदेशी जाति के योद्धाओं ने उस मानव भवन पर हमला किया जहां उसका परिवार रहता था, तो लड़की के माता पिता युद्ध में मारे गए। लड़की और उसकी बहन को कुछ योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत से बचा लिया। अगले दिनों में कुछ योद्धा विभिन्न कारणों से युद्ध छोड़ गए या मर गए। अंत में केवल लड़की और उसकी बहन ही जंगल में भटकती रह गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जिस स्थान पर वे रहते थे उसकी खोज 1 साल पहले की गई थी। यह एक परित्यक्त भूमिगत गुफा थी। तार्किक रूप से कहें तो ऐसी जगह बहुत सुरक्षित नहीं थी, लेकिन क्योंकि लड़की के छिपने की जगह बहुत छिपी हुई थी और वह आमतौर पर बहुत सतर्क रहती थी, वह वास्तव में बहुत भाग्यशाली थी कि 1 साल तक सुरक्षित रूप से जीवित रही। लेकिन परसों शाम को कारखाने का ये खंडहर अचानक यहाँ प्रकट हो गया, उसके छिपने के स्थान से केवल कुछ इंच की दूरी पर। उस वक्त वह लगभग डरी हुई थी। उसने छोटी लड़की को गले लगाया और एक कोने में सिकुड़ गई। जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी, डर रही थी कि वह उन भटकते राक्षसों को सचेत कर देगी। हालांकि कल दोपहर के समय पास की इमारत से योद्धाओं का एक समूह अंदर घुस आया। उन्होंने सबसे पहले भटकते राक्षसों को साफ किया और एक छिपा हुआ तहखाना पाया। वे कुछ शक्तिशाली राक्षसों से बहुत देर तक लड़ते रहे और अंततः उन राक्षसों को मारकर चले गए। लड़की ने लड़ाई की पूरी प्रक्रिया देखी। इस दौरान आग्नेयास्त्रों का भी प्रयोग किया गया। तान जेन जैसा कोई व्यक्ति भी था जिसने हवा से चीजें बनाने की विधि का उपयोग किया था। लड़की ने अन्य योद्धाओं को उस व्यक्ति को मिस्टर होली मास्टर कहते हुए सुना। लड़की ने अतीत में केवल मार्शल कौशल विकसित करने वाले योद्धाओं को देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने एक पवित्र गुरु को देखा था। ये देखकर कि सभी राक्षसों का सफाया हो गया था और उसकी बहन इतनी भूखी थी कि उसे असहजता महसूस हो रही थी, लड़की ने बाहर जाकर भोजन खोजने का जोखिम उठाया। हालांकि वह बेहद सावधान थी, फिर भी जहरीले राक्षस ने उसकी खोज की। तान जेन के प्रकट होने से पहले उसने सोचा था कि वह और उसकी बहन राक्षस भोजन के लिए भोजन बना रहे हैं, और वह पहली बार पूरी तरह से टूट गई थी। लड़की की घुघुती घुटी व्याख्या मनमोहक तान जेन की घुंघराएं दोहराना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों लड़कियों की किस्मत इतनी बुरी होगी। उसके दिल में करुणा की एक किरण जाग उठी। कुछ भी हो, तान जेन उन्हें इतनी खूबसूरत शान में भूख और मौत के खतरे के साथ देखते हुए नजर नहीं डाल सके। इसके अलावा इस दुनिया में छिपकली की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तान जेन बिना कुछ कहे अपनी ही जाति को मरते हुए देखने के लिए और भी अनिच्छुक था। पिछली यादों में डूबी हुई लड़की को देखते हुए तान जेन ने दूसरे से पूछा, क्या आपका कोई नाम है? गरीब नाम क्या है? लड़की ने अपनी आंखों को छूने वाले बालों को निकालने के लिए हाथ की सिकाई और फुसफुसाई से कहा, मेरा नाम मुरोंग जियान है और मेरी बहन का नाम जियू है। हाँ, हेलो अंकल, मैं जियू हूँ। किनारे की छोटी लड़की ने सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से कहा। घटिया के कारण उसके पीले बालों के नीचे जीवंत आंखों की एक जोड़ी ने तान जेन को देखा। बस मुझे भाई कहकर बुलाओ, मेरा उपनाम टैंग है। ये सुनकर तान जेन मुस्कुराया। उन दो बहनों को देखकर जो जंगल में संघर्ष कर रही है और एक दूसरे पर भरोसा कर रही है, तान जेन ने अपने दिल में अंबाला की एक मजबूत भावना महसूस की। इससे उन्हें अपनी बहन के साथ अपने बचपन का अनुभव याद आ गया। इसलिए उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारे नाम दोनों बहुत अच्छे और सुंदर हैं। ये रिपोर्ट ही मुरोंग जियान ने धीरे धीरे से अपना हिलाया। उसने आगे बढ़कर अपनी बहन के पतले बालों को स्टॉप किया, मानो वह शरीर से भर गई हो। थोड़ी देर के बाद मुरोंग जियान लिटिल अलास्का, वह अपनी मूंछें भींचे और तान जेन की ओर देखने लगी। उन्होंने विनतीले स्वर में कहा, क्या तुम रह सकते हो? मैं शादी के बंधन में बंधी। तान जेन को उम्मीद नहीं थी कि मुर्गियां अचानक ऐसा कहेंगी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह क्या उत्तर दे। दूसरे विचार पर वह मुरोंग जियान के मकसद को समझ गया। वह बस अपनी और अपनी बहन के लिए किसी पर भरोसा करना चाहती थी। हालांकि तान जेन मन करना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि मुरोंग जियान ने उसकी बहन को प्यार से भरी नजर दी है, तो उसने तुरंत इस विचार को खो दिया। आखिरकार वह एक कमजोर महिला और एक अज्ञानी बहन थी। खतरे से भरी इस धरती पर वे कैसे जीवित रह सकते थे? शायद एक मजबूत आदमी पर भरोसेमंद सबसे अच्छा विकल्प था।
खैर ही मुरोंग जियान ने इसे एक अलग रूप में माना, फिर भी वह तैयार थी। धीरे धीरे अपना सिर हिलाते हुए तान जेन ने भाग्य की हृदय गतिहीनता पर भारी पड़ गई, लेकिन मुरोंग जियान ने गलत समझा। उसका छोटा सा शरीर कांप उठा और वह अपने दांतों की नोक से भींच ले। मुर्गों का जियान अचानक आगे बढ़ गया। इससे पहले कि तान जेन ठीक हो गई थी, उसने अपनी हथेली पकड़ ली, अपने कपड़े उतार दिए और हाथ अपनी नंगी छाती पर रख दिया। तान जेन का बड़ा हाथ अपनी नंगी छाती पर रखा हुआ, मुरोंग जियान ने सीधे तान जेन की ओर देखा और विनती की, मैं खाना बना सकता हूँ, आपके साथ तो हो सकता है और यहाँ तक कि आपके बच्चे का जन्म भी हो सकता है। मैं वह सब कुछ कर सकता हूँ जो एक महिला हो सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 13 C13 एड्स बाय पब फ्यूचर। बिस्सा तखाना। मुरोंग जियान की कार्रवाई ने तान जेन के शरीर को कठोर बना दिया। उसने सहजता से अपने हाथ से पकड़ लिया और महसूस किया कि यह बेहद नर्म था। आह, उसके सामने वाली लड़की शर्मा गई और दर्द से कराहने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जब वह अपनी हथेली में मांस के नरम गोले को महसूस करने के बाद अपने होश में लौटा, तो तान जेन की नजर बहुत शांत थी। लड़की की हरकतों ने उसे चौंका दिया, लेकिन लड़की के मकसद के बारे में सोचने के बाद वह इस लड़की के बारे में गंदे विचार नहीं रख सकता था जो गंदगी में सनी हुई थी। लेकिन उसका दिल साफ था, एक बच्चे के सामने इस तरह की बात करना तो दूर की बात है। अपने सामने लड़की को देखकर तान जेन अपने बचपन के अनुभव को याद करने से खुद को नहीं रोक सका। उस समय वह और उसकी बहन वास्तव में भूखे थे और असहज थे। उसकी बहन एक खराब प्रतिष्ठा वाले परिवार से सूखी मूली चुराने से खुद को नहीं रोक सकी। अंत में उसे महिला मालिक ने मौके पर ही पकड़ लिया। ये देखकर कि उसकी बहन को कपड़े से पकड़ लिया गया था और षड्यंत्रकारी महिला उसे थप्पड़ मारने वाली थी, तान जेन पागलों की तरह दौड़ा और महिला को धक्का देकर गिरा दिया। वह अपनी बहन को भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन उस महिला और उसके बेटे ने उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही महिला ने उसे मारा, उसने शाप दिया, हे मात्रहीन छोटे भिखारी। तान जेन को खूब पीटा गया, लेकिन वह बहुत खुशी से मुस्कुराया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी बहन को पीटा नहीं गया था और उसने बड़ी मात्रा में सूखी मूली भी नहीं छीनी थी। आज रात उसे भूखा नहीं रहना पड़ा। वर्तमान मुरोंग जियान उस समय उससे बहुत मिलती जुलती थी। एक सौम्य मुस्कान के साथ उसने मुरोंग जियान को जाने देने का संकेत दिया और धीरे से उसे तब तक दबाया जब तक कि वह जमीन पर बैठ नहीं गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुरोंग जियान के लंबे बालों को हटाने के लिए आगे बढ़ते हुए तान जेन ये जानकर हैरान रह गई कि हालांकि इस लड़की का चेहरा कीचड़ में ढका हुआ था, लेकिन उसकी मूल उपस्थिति निश्चित रूप से सुंदर थी, विशेष रूप से जिद्दीपन और मात्र आभा जो उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। तान जेन को पता था कि भविष्य में उन दोनों के साथ कुछ हो सकता है, लेकिन इस समय निश्चित रूप से नहीं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन यह निश्चित रूप से कोई विनिमय नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो? उस तरह का नग्न लेन देन किसी वेश्या को पाने से अलग नहीं था। तान जेन को यह पसंद नहीं आया। टैंग जेन का लहजा बहुत सौम्य था क्योंकि उसने शांति से कहा, मेरा नाम टैंग जेन है। भविष्य में मुझे ब्रदर टैंग कहकर बुलाओ। मुस्कुराते हुए तान जेन को देखते हुए मुरोंग जियान ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। तान जेन का वादा प्राप्त करने के बाद उसकी मूल रूप से भ्रमित आंखों में आशा की किरण जगी। हालांकि अभी उसकी हरकतें उतावलेपन की थी, अगर उसे सब कुछ दोबारा करने का एक और मौका दिया जाता तो भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसे आजमाती। नवंबर यूरो LSS1N ने इस अध्याय की प्रीमियर रिलीज की मेजबानी की। इसकी मदद नहीं की जा सकी। वह, जो कभी एक राजकुमारी की तरह रहती थी, लंबे समय से समझ रही थी कि जिद और आत्मसम्मान उसे शक्तिशाली मार्शल ताकत नहीं दिला सकता, उनका पेट नहीं भर सकता या उन्हें हर जगह मौजूद खतरे से दूर रहने में मदद नहीं कर सकता। उसने ऐसा अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी छोटी बहन के लिए किया। अगर वह कुछ पाना चाहती थी, तो स्वाभाविक रूप से उसे कुछ छोड़ना पड़ता था। वह बस इतना ही दे सकती थी। भले ही परिणाम आदर्श नहीं था, फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं था। आखिरकार, उसकी वर्तमान अस्तित्व स्थिति को बदलने के बहुत कम अवसर थे। ये केवल भाग्य से ही संभव हो सका। अवसर एक झटके में गायब हो गया, लेकिन मुरोंग जियान ने इसे सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि वह अच्छी निर्णय क्षमता वाली थी और काफी निर्णायक थी। मुरोंग जियान ने अपने सामने वाले आदमी को देखा और भावुक हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस आदमी की उपस्थिति के साथ उसके और उसकी बहन के जीवित रहने की अधिक संभावना होगी। कोई बात नहीं, जब से तान जेन ने उसे राक्षस से बचाया, उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। आखिरकार, जंगल में मानव जीवन सबसे बेकार चीज थी। जब तक वह और उसकी बहन जीवित रही, उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। मुरोंग जियान को देखकर, जो मूल रूप से एक घायल मादा भेड़िया की तरह एक कठिन परिस्थिति में अपने शावक की रक्षा कर रही थी, लेकिन अब एक असहाय बिल्ली के बच्चे की तरह आराम से लड़ रही थी, तान जेन ने उन कठिन दिनों को याद किया जब वह और उसकी बहन एक दूसरे पर भरोसा करते थे। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसका थोड़ा खुरदुरा छोटा सा हाथ खींचकर उसे सीधे अपनी तरफ खींच लिया। मुरोंग जियान का शरीर फिर से कांपने लगा, लेकिन वह आज्ञाकारी होकर बैठ गई। तान जेन ने इस अकेली और जिद्दी लड़की को गले लगाया। भले ही उसका शरीर अजीब सी गंध से भर गया हो, उसे कोई आपत्ति नहीं थी।
उसने चुपचाप उसे गले लगा लिया, जैसे उसने अपनी बहन के साथ व्यवहार किया था, जिससे उसके पतले और कमजोर शरीर को थोड़ा गर्म महसूस हुआ। जीवन आसान नहीं था और लोगों को एक दूसरे की कद्र करनी थी। अप्रत्याशित रूप से जब मुरोंग जियान ने उसे गले लगाते हुए देखा, तो उसे अचानक अपने माता पिता के साथ बिताए सुखद दिन याद आ गए। उसने तान जेन की गर्दन को गले लगाया और धीरे से सिसकने लगी। उसके व्यथित आंसू अंतहीन लग रहे थे। अभी अभी तान जेन के सामने अपना रवैया व्यक्त करने के बाद मुरोंग जियान ने पहले ही तान जेन को अपना आदमी मान लिया था। इस समय वह इस आदमी की चौड़ी बाहों में गिर गई और यहाँ तक कि उसकी सारी चिंताएं और बोझ भी कम हो गए। उसके आंसू अब रुक नहीं रहे थे। तुम्हें देखो, तुम बिल्ली की तरह रो रही हो। आयो, जियू भी रो रही है। तान जेन ने जल्दी से उन दोनों को मना लिया। उसकी दयनीय स्थिति ने मुरोंग जियान को उसके आंसुओं से हंसाया। वह शर्मा कर पलटी और अपने चेहरे पर आए आंसू पोंछ लिए। फिर वह लिटिल जियू को सांत्वना देने के लिए एक तरफ दौड़ी, जो भीड़ के साथ रो रही थी। ये दृश्य अत्यंत हृदय विदारक तो था ही, अत्यंत क्रूर भी था। दोनों बहनें, जो फूलों की तरह सुंदर थीं, ने उस उम्र में बहुत अधिक कठिनाइयों और पीड़ाओं को सहन किया था, जिनकी रक्षा की जानी चाहिए थी और उनकी देखभाल की जानी चाहिए थी। उन दो बहनों को, जिन्होंने अपना भविष्य उसे सौंपा था, कोमल दृष्टि से देखते हुए तान जेन को लगा कि यह सब बहुत अप्रत्याशित था। हालांकि दूसरे पक्ष ने जिस भरोसे पर उसे जीवन दिया, उससे उसकी मानसिकता थोड़ी बदल गई। प्रारंभ में उन्होंने स्वयं को इस दुनिया में एक राहगीर के रूप में माना। अपनी आस्तीन लहराते हुए उसने केवल वही धन छीन लिया जो वह चाहता था, लेकिन अब उसके कंधे पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी और चिंता थी। मुस्कुराती हुई नन्ही जियू को देखते हुए तानजीन धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस बहुत प्यारी छोटी लड़की को छेड़ना चाहती थी। दुर्भाग्य से छोटी लड़की अजनबियों से थोड़ा डरती थी। जब उसने तानजेन को आते देखा, तो वह अवचेतन रूप से चकमा दे गई और उसकी प्यारी बड़ी आंखों में फिर से धुंध छाने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 14 C14 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जनरल स्टोर 2। ये देखकर तानजेन केवल कंधे उचकाए और छोटी लड़की को छेड़ना छोड़ दिया। इसके बजाय वह बैठ गया और गहरे विचार में डूब गया। इस दुनिया में हुए परिवर्तनों ने तानजेन को अचंभित कर दिया। हालांकि उसने पहले ही कियान लॉन्ग से ऐसी ही स्थितियों का कुछ विवरण सुना था, फिर भी उसे इस पर विश्वास करने के लिए इसे स्वयं देखने की आवश्यकता थी। छिपे हुए खतरे ने उसे और भी सतर्क बना दिया। अब चूंकि उसके हाथ में केवल एक पिस्तौल थी और उसका गोला बारूद बहुत सीमित था, इसलिए इस पर अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना स्पष्ट रूप से उचित नहीं था। हालांकि जो तलवारें और धनुष उसने पहले तैयार किए थे वे भी घातक थे, लेकिन उनमें कुशल संचालन कौशल का अभाव था। क्रूर राक्षसों के समूह से निपटते समय वे निश्चित रूप से अपने प्रभाव को अधिकतम नहीं कर सके। जब एक व्यक्ति राक्षसों के एक समूह से लड़ता है, तो उसके हाथ में हथियार का पूर्ण लाभ होना चाहिए और उसकी युद्ध शक्ति अत्यधिक मजबूत होनी चाहिए। अन्यथा दूसरा दल संख्या बल से ही उसे दबा सकता है। तानजेन को देखते हुए, जो गहरी सोच में था, मुरोंग बहनें चतुराई से एक तरफ छिप गईं और चुपचाप उसे गहरी सोच में डूबते हुए देखा। जब से उसने अपनी पसंद बनाई, इसका मतलब यह था कि उसके सामने वाला आदमी ही भविष्य में उसका एकमात्र सहारा था। मुरोंग जियान अभी भी थोड़ी घबराई हुई और आशान्वित थी, लेकिन साथ ही वह थोड़ा उदास भी महसूस कर रही थी। इस अराजक दुनिया में वह निश्चित रूप से अपनी ताकत से अपनी और अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकती थी, लेकिन यह आदमी जो अपने हाथ के झटके से 5 राक्षसों को मार सकता था, उसने उसे सुरक्षा की एक बड़ी भावना दी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह आदमी बहुत ताकतवर है और उसने अपनी ताकत से मुझे परेशान नहीं किया। शायद मेरी पसंद गलत नहीं थी। इस अध्याय के उपलब्ध होने का प्रारंभिक उदाहरण N0V3L बिन पर हुआ। जैसे ही मुरोंग जियान ने इसके बारे में सोचा, तानजेन पर उसकी नजर नर्म हो गई। ये दिन तानजेन और मुरोंग जियान के बीच रुक रुक कर बातचीत में बीत गया। इस दौरान उन्होंने पूरी दुनिया के बारे में कई विस्तृत जानकारी पूछी, लेकिन मुरोंग जियान को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। हालांकि मुरोंग जियान एक बात को लेकर बहुत आश्वस्त था, वह ये कि इमारतों में बहुत जादुई क्षमताएं थीं। इसके अलावा पौराणिक इमारतों के कुछ आकार किसी महाद्वीप से कमतर नहीं थे। बेशक मुरोंग जियान को महाद्वीप शब्द नहीं पता था। उसने जो विवरण दिया वह ये था कि तेज घोड़े पर इमारत से बाहर निकलने में कई महीने लगेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सुनकर तानजेन दंग रह गया। आखिरकार इतनी विशाल इमारत का आकार वाकई चौंकाने वाला था। दरअसल मुरोंग जियान को ज्यादा कुछ पता नहीं था। यदि ये तथ्य न होता कि उसके पिता एक भवन निर्माण स्वामी थे, तो शायद वह बहुत कुछ नहीं जानती। हालांकि तानजेन को कोई आपत्ति नहीं थी। आज उन्हें जो जानकारी मिली वह पहले से ही काफी चौंकाने वाली थी। उनका मानना था कि जैसे जैसे वे कदम दर कदम खोज करेंगे, अंततः उन्हें इस दुनिया की सभी प्रासंगिक जानकारी समझ में आ जाएगी। पलक झपकते ही रात बीत गई। अगले दिन जब वे उठे तो बहनें अभी भी कोने में गहरी नींद में सो रही थीं। जाहिर है, तानजेन के आसपास होने पर वे अच्छी नींद सो सकते थे। तानजेन ने अपने दिल में आह भरी और सोते हुए मुरोंग जियान को जगाया। उसने उससे कहा कि वह 1 या 2 दिन के लिए बाहर रहेगा और उन्हें अगले 2 दिनों तक बाहर न जाने की हिदायत दी।
कुछ खाना पीछे छोड़ने के बाद तान जेन ने बहनों की चिंतित निगाहों के नीचे तहखाने को छोड़ दिया और पथिक बाजार की दिशा में चली गई। रास्ते में तान जेन को कुछ भटकते राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने सावधानी से उनसे परहेज किया। शीघ्र ही घुमक्कड़ी बाजार उसके सामने आ गया। कुछ घुमक्कड़ बाजार के गेट से प्रवेश कर रहे थे और बाहर निकल रहे थे। जब तान जेन प्रवेश करने के लिए पहुंचा तो लंबी कृपान और साधारण चमड़े का कवच पहने एक योद्धा ने उसका रास्ता रोक लिया और उससे बाजार में प्रवेश करने के लिए शुल्क मांगा। टैन जेन ने अपनी जेब से एक बोन कार्ड निकाला। ये वह प्रमाण पत्र था जो उसने तब प्राप्त किया था जब उसने और कियान लांग ने पिछली बार मनका सौंपा था। इससे उसे 1 महीने तक यहाँ रहने की इजाजत मिल सकती है। जब दरवाजे पर पहरा दे रहे योद्धा ने बोन कार्ड देखा तो उसने उसे याद दिलाया कि वह बोन कार्ड को अपनी कमर से बांध ले और उसे बाजार में प्रवेश करने दे। दिन में बाजार स्पष्ट रूप से बहुत जीवंत था। सड़क के दोनों ओर जमीन पर पथिक बैठे हुए थे। उनके सामने व्यापार के लिए संसाधनों के ढेर लगे थे। जब वह एक स्टॉल के पास से गुजरा तो तानजेन ने आश्चर्यजनक रूप से पिंजरों में पले हुए पक्षियों के एक समूह को देखा जो मुर्गियों की तरह दिखते थे। उसने उत्सुकता से पूछा, लेकिन दूसरे पक्ष ने कहा कि ये जाल से पकड़ी गई जंगली मुर्गियां हैं। तानजेन ने मन ही मन सोचा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या मैं जंगली मुर्गे और पाले हुए मुर्गे के बीच अंतर भी नहीं कर सकता? हालांकि जब उन्हें याद आया कि यह उनकी मूल दुनिया नहीं है तो उन्होंने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। मुर्गियों जैसी दिखने वाली इन जंगली मुर्गियों के अलावा स्टॉल पर कुछ पक्षी भी रखे हुए थे। उनमें से अधिकांश को जाल से पकड़ लिया गया। एक छोटी संख्या को धनुष और बाणों से मार गिराया गया था। किनारे पर कुछ जंगली जानवर थे जिन्हें तानजेन नहीं पहचानते थे। उनमें से अधिकांश को साफ कर दिया गया था और बेचने की प्रतीक्षा की जा रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तानजेन ने चारों ओर देखा और कुछ चीजें खोजी जो उसके लिए उपयोगी थी। हालांकि वह उन्हें बदलने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय वह सीधे सराय में चला गया। सराय में प्रवेश करने के बाद उसे कियान लांग नहीं मिला। उसने बॉस से पूछा तो पता चला कि यह आदमी सामान बेचने निकला है। तानजेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसने अभी कियान लॉन्ग को सड़क पर नहीं देखा था। वह कहाँ स्टॉल लगाने गया था? दोबारा पूछने पर उसे एहसास हुआ कि जिस जगह कियान लांग ने सामान बेचा था वह बाजार में किराने की दुकान थी। सड़क के किनारे कोई दुकान नहीं थी। सराय के मालिक के मार्गदर्शन के अनुसार तानजेन जल्दी से एक अपेक्षाकृत ऊंचे घर के सामने पहुंच गया। दीवार को धुएं के रंग के भूरे रंग से भी रंगा गया था, जिससे ये बगल के घरों की तुलना में आंखों को अधिक भाती थी। तानजेन ने दरवाजे की रखवाली कर रहे मोटे आदमी पर नजर डाली और अंदर चला गया। घर में प्रवेश करने के बाद उसके सामने की रोशनी अचानक काली हो गई। सौभाग्य से वह जल्दी ही वातावरण में ढल गया और घर में सजावट को स्पष्ट रूप से देख सका। घुमंतु शहर में सड़क के स्टॉलों की असभ्यता की तुलना में इस स्टोर की वस्तुएं बहुत उच्च स्तर की थीं। जंगली इमारतों से भटकने वालों द्वारा खोजे गए कई संसाधन थे और कुछ इमारत से सामान थे। यहाँ के सामान में भोजन, कपड़े, साथ ही आवास और यात्रा की वस्तुएं शामिल थीं, लेकिन वे सभी बहुत महंगे थे। इस समय कियान लॉन्ग स्टोर के काउंटर के सामने खड़ा था। जब उसने तानजेन को देखा तो वह मुस्कुराया और उसकी आंखों में राहत की झलक दिखाई दी। क्या वापसी का रास्ता सुरक्षित है? मैंने सुना है कि आसपास राक्षस बहुत बढ़ गए हैं। पास में ही एक जंगली इमारत भी है। अंदर के राक्षस भी बहुत शक्तिशाली हैं। कियान लांग ने आत्मविश्वास से बात की, जबकि तानजेन ने समय समय पर उत्तर दिया। एक हृष्ट-पुष्ट वेटर पीछे के कमरे से काउंटर के पीछे से निकला। उसके हाथ में एक छोटा सा एनिमल बेसिन था। अंदर सफेद मोतियों का एक बड़ा ढेर था जिससे धुआं हुआ बन रहा था। ध्वनियां। इस शोर को सुनकर तानजेन को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। उसने सीधे मोतियों को देखा। उसके शरीर में उठ रही इच्छा ने उसे इन सभी मोतियों को एक ही बार में निगलने के लिए प्रेरित किया। ये वह कीमत है जिस पर हमने चर्चा की थी। कुल 400 लेवल 1 सफेद मस्तिष्क मोती हैं। उन्हें गिनो। वेटर ने मोतियों को कियान लांग को सौंप दिया, लेकिन कियान लांग वास्तव में सभी मोतियों के सामने असहाय था। उसने तानजेन पर नजर डाली और तानजेन को गिनने के लिए बेसिन सौंपने से पहले तानजेन को सिर हिलाते देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि मोतियों की संख्या सही है, वे दोनों मुड़े और किराने की दुकान से निकल गए और उस सराय में लौट आए जहां वे पहले रुके थे। उन दोनों के चले जाने के बाद एक बहुत ही अगोचर सा दिखने वाला घुमक्कड़ उनके ठीक पीछे किराने की दुकान से बाहर निकला। तंग आंखों से तानजेन और उसके साथी की दिशा में देखने के बाद उसने 2 बार उपहास किया और कुछ ही दूरी पर एक मिट्टी की झोपड़ी में प्रवेश करने के लिए मुड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 15 C15 एड्स बाय पब फ्यूचर। हथियार की दुकान और घात। सराय के कमरे में तानजेन और कियान लॉन्ग ने बातचीत की। कियान लॉन्ग के मुताबिक वह पिछले 2 दिनों से तानजेन द्वारा छोड़ा गया खाना बेचने में व्यस्त था। सामानों की तुलना करने के बाद उन्होंने अंततः उत्कृष्ट खाद्य पदार्थों को इस किराने की दुकान पर बेचने का फैसला किया क्योंकि वे सबसे अधिक कीमत की पेशकश करते थे। अंत में तानजेन का खाद्य तेल, जिसकी इस दुनिया में ज्यादा कीमत नहीं थी, वैकल्पिक दुनिया में अच्छी कीमत पर बेचा गया।
आखिरकार इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज मसाला ही थी। वैकल्पिक दुनिया के मूल निवासियों के लिए इन मसालों से पकाए गए व्यंजन बहुत स्वादिष्ट होते थे। जैसे ही वह बोला, कियान लोंग ने मोतियों को तांग जेन को सौंप दिया। तांग जेन ने उनमें से 100 को निकाला और कियान लांग को सौंप दिया। कियान लोंग ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन तांग जेन ने फिर भी उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। उसे मोतियों के इस टुकड़े की कोई परवाह नहीं थी, उसे कियान लांग की परवाह थी। कियान लोंग ने अनिच्छा से इन मस्तिष्क मोतियों को स्वीकार कर लिया और कहा कि उसे यह उपकरण बहुत पसंद आया है। अब जब उसके पास ये मस्तिष्क मोती थे, तो वह बाद में इन्हें खरीदने के लिए हथियार की दुकान पर जाएगा। तांग जेन ने कहा, किसी भी मामले में हम स्वतंत्र हैं। हम शहर में हथियार की दुकान पर जाकर नजर क्यों नहीं डालते। तांग जेन का भी निरीक्षण करने का इरादा था। आखिरकार हथियारों की कीमत इतनी अधिक थी, ये कहना झूठ होगा कि उसे कोई लालच नहीं आया। अब वह इस अवसर का उपयोग निरीक्षण के लिए कर सकता है। कियान लांग भी इंतजार नहीं कर सका, इसलिए वे तुरंत चले गए। उन दोनों के एक साथ सराय से बाहर निकलने के बाद वे गंदी सड़क पर चले और किराने की दुकान से सड़क के पार हथियार की दुकान पर तेजी से पहुंचे। हथियार भंडार का नाम ब्लेड था और अजीब भाषा में लिखा हुआ था। कियान लांग को यह नहीं पता था, लेकिन उसने दूसरों से इसका नाम सुना था। टैंग जेन ने याद किया कि सेल फोन के ऐप स्टोर में एक स्वचालित अनुवाद भाषा और टेक्स्ट ट्रांसफर था। डाउनलोड की कीमत 10,000 सोने के सिक्के थी। ऐसा लग रहा था कि जब उसके पास पर्याप्त पैसा होगा तो वह प्रभाव का परीक्षण करने के लिए इसे डाउनलोड कर सकता है। ये हथियार भंडार सड़क की ओर था। वहां लकड़ी के हथियार रैक की कई पंक्तियां थीं, जिन पर कई तलवारें और हथियार लटके हुए थे, जो सूरज की रोशनी में ठंडक से चमक रहे थे। अंदर लकड़ी की अलमारियों पर विभिन्न प्रकार के कवच थे। नुकसान ये था कि वे बहुत सुंदर नहीं थे। हथियार भंडार के सबसे गहरे हिस्से में तांग जेन ने दीवार पर कुछ आग के फावड़े लटके हुए देखे। साथ ही काउंटर पर एक खंजर और एक फ्लिंटलॉक पिस्तौल भी रखी हुई थी। उन्होंने इन हथियारों का परीक्षण किया। किनारे तेज थे, वजन मध्यम था और गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। ये देखकर कि तांग जेन ध्यान से देख रहा था, कियान लोंग ने कहा, ये सभी साधारण हथियार हैं, लेकिन कीमत कम नहीं है। सामान्य घुमक्कड़ इन्हें बिल्कुल भी वहन नहीं कर सकते। तांग जेन ने छिपा हुआ अर्थ सुना और मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, ये सभी हथियार बहुत अच्छे हैं। फिर आपके हिसाब से तो इनसे भी अच्छे हथियार हैं। बेशक, लेकिन हम जैसे साधारण घुमक्कड़ इसके संपर्क में नहीं आ सकते। कियान लोंग ने आत्मविश्वास से कहा, उस तरह के हथियार को राक्षस हथियार कहा जाता है। इसे 9 तारों में विभाजित किया गया है। इसे बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां बहुत दुर्लभ और कीमती हैं, इसलिए इसमें एक अजीब क्षमता है। इसे कारीगरों द्वारा एक विशेषता कहा जाता है। हालांकि इस तरह के हथियार की कीमत अधिक है, ये पहचान और ताकत का प्रतीक भी है। जैसे ही उन दोनों ने बात की, वे पहले ही हथियार की दुकान में प्रवेश कर चुके थे। इधर उधर देखने पर हथियार भंडार के पिछवाड़े में कुछ लोहार लोहे के हथौड़े लहराते हुए और भट्ठी की रखवाली करते हुए, बारिश की तरह पसीना बहाते हुए, निहाई पर लाल लोहे की सलाखों को तलवार के रूप में ठोकते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके अगल बगल 10 से अधिक लोग सहायक थे। स्टोर में हथियार भी रखे हुए थे, लेकिन बाहर की तुलना में ये हथियार बेहतर दिख रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। तांग जेन ने एक लंबी और पतली कृपाण निकाली और उसे देखा। उन्होंने देखा कि इस कृपाण का ब्लेड लगभग 90 सेंटीमीटर लंबा था। मूठ और म्यान बहुत उत्तम थे, और ब्लेड की दर्पण जैसी सतह को उस बिंदु तक पॉलिश किया गया था जहां से किसी का प्रतिबिंब देखा जा सकता था। उसे हाथ में घुमाना भी बहुत चिकना था और ठंडी रोशनी उत्सर्जित करने वाली धार बहुत तेज लगती थी। तांग जेन को ये कृपाण बहुत पसंद आया, इसलिए उसने वेटर से पूछा कि यह कितने का है। दूसरे पक्ष का उत्तर था 280 सफेद मस्तिष्क मोती। इस कीमत को सुनकर तांग जेन अवाक रह गए। मस्तिष्क की माला उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन खुद की रक्षा के लिए एक अच्छा हथियार होना भी बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि मस्तिष्क मोतियों का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक था, इसलिए तांग जेन केवल आह भर सकती थी और उसे वापस रख सकती थी। वह मुड़ा और कियान लांग की ओर देखा। ये लड़का छोटे धनुष से अटखेलियां कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह इससे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटे धनुष का शरीर अज्ञात सामग्री से बना था। ये बैंगनी और लाल रंग का था, लेकिन इसकी सतह मेरिडियन की तरह हरे पैटर्न से ढकी हुई थी। काली धनुष की डोरी अत्यंत लचीली लगती थी और इसे पकड़ने पर किसी का हाथ नहीं करता था। कियान लांग ने इसे खींचने की कोशिश की। ये थोड़ा कठिन था और ऐसा लग रहा था कि इसका वजन बहुत ज्यादा है। जब तांग जेन ने ये देखा तो वह मुस्कुराया। तो कियान लांग यही चाहता था। संयोगवश उसके भंडारण स्थान में धनुष और बाणों का एक सेट था। कियान लांग वर्तमान में जो उपयोग कर रहा था, उसकी गुणवत्ता उससे बेहतर नहीं कही जा सकती, लेकिन कम से कम उसे पैसे खर्च नहीं करने पड़े। इस छोटे धनुष को देखने से यह स्पष्ट था कि यह महंगा था। संभवतः कियान लोंग केवल मौज मस्ती करने आया था। वह धनुष और तीर का वह सेट बाद में सीधे कियान लांग को दे देगा। जब वह अगली बार लौटेगा तो तैयारी के लिए कुछ और सेट खरीदेगा। किसी समय उसे उनकी आवश्यकता हो सकती है। ये सोचकर तांग जेन ने तुरंत अनिच्छुक कियान लोंग को वापस खींच लिया और उससे कहा कि वह उसे बाद में इससे ज्यादा खराब धनुष का एक सेट नहीं देगा।
ये सुनकर कियान लोंग की आंखें चमक उठी, लेकिन उसे संदेह भी हुआ। हालांकि उसने फिर भी तांग जेन के साथ हथियार की दुकान छोड़ दी। जब वह बाजार में सड़क के किनारे एक दुकान से गुजरा, तो तांग जेन ने उन सभी गहनों को खरीदने के लिए कुछ पैसे खर्च किए जिन्हें उसने पहले पसंद किया था। फिर उसने गुप्त रूप से उन्हें अपने भंडारण स्थान में रख दिया। सराय के कमरे में लौटने के बाद तांग जेन ने पहले कियान लांग को मुरोंग बहनों के बारे में बताया और फिर उससे कहा कि वह एक इमारत बनाना चाहता है। तांग जेन के विचारों से कियान लोंग स्तब्ध रह गया। उसके दिल में किसी इमारत का निवासी बनना पहले से ही मुश्किल था, एक इमारत स्थापित करना तो दूर की बात थी। क्या ये तांग जेन ठीक से सोच रहा था? क्या आप निश्चित हैं आप सचमुच एक इमारत स्थापित करना चाहते हैं? कियान लोंग हकलाया और तांग जेन को घूरने लगा। निश्चित रूप से मैं गंभीर हूँ और मैं निश्चित रूप से अपना मन बनाने के बाद आधे रास्ते में हार नहीं मानूंगा। दोस्त, क्या तुम मेरे साथ इस शानदार उपलब्धि को पूरा करने में रुचि रखते हो? कियान लांग थोड़ा नाराज लग रहा था। उसने अपने सिर को अपने हाथ से सहारा दिया और थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा, मुझे लगता है कि तुम पागल होगे, लेकिन मुझे वास्तव में इसे आजमाने की इच्छा क्यों होती है? बकवास बंद करो। क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं या नहीं? पेंच कसना। यदि भवन की स्थापना असफल होती है तो सबसे बुरा परिणाम मृत्यु ही होता है। मैं इसे करूंगा। ऐसी निराशाजनक बातें मत कहो। सच कहूं तो अगर मुझे एक इमारत बनानी हो तो मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाऊंगा। फिर मैं उन विदेशी जातियों की सभी इमारतों को ध्वस्त कर दूंगा। ये सुनकर कियान लोंग ने अपनी आंखें घुमा ली। उन विदेशी नस्लों द्वारा स्थापित इमारतों को ध्वस्त करो, हे। तुमने उन विदेशी नस्ल के योद्धाओं का आतंक नहीं देखा है। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम सचमुच पागल हो। हालांकि उसे लगा कि तांग जेन आग से खेल रहा है, चूंकि वह पहले ही तांग जेन की निर्माण योजना में शामिल हो चुका था। कियान लोंग गंभीर हो गया। वे दोनों इस बात पर चर्चा करने लगे कि आधारशिला कैसे प्राप्त की जाए, भवन कहाँ बनाया जाए, भवन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री कैसे प्राप्त की जाए और भवन बनने के बाद राक्षसों के हमले का विरोध कैसे किया जाए। तभी तांग जेन को एहसास हुआ कि एक इमारत स्थापित करने के लिए उसे अभी भी कई चीजें तैयार करनी होंगी। इसके अलावा वह अभी भी कई पहलुओं में अनभिज्ञ था। ऐसा लग रहा था कि उनका मूल विचार थोड़ा सरल था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सौभाग्य से अब एक प्रारंभिक योजना थी। उन दोनों को बस उस योजना को पूरा करना था जिस पर उन्होंने चर्चा की थी। भवन स्थापित करना कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए शुरुआती दौर में उन्हें इसे गुप्त रखना पड़ा। अन्यथा यदि वे बुरे लोगों द्वारा लक्षित होते तो ये कमोबेश परेशानी भरा होता। इस प्रकार यह नगर अधिक सुरक्षित नहीं था। उन दोनों और मुरोंग बहनों को जल्द से जल्द एक नया निवास ढूंढना था। हालांकि छोटे शहर में रहना भी फायदेमंद था। यहाँ व्यापार करना सुविधाजनक था और वे राक्षसों के हमलों का विरोध कर सकते थे और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा ये जगह एक इमारत के करीब थी और समय समय पर कारवा बाजार के साथ व्यापार करता था। तांग जेन ने जांच के लिए इमारत में प्रवेश करने का अवसर खोजने की भी कोशिश की। हालांकि जिस कारखाने में मुरोंग बहनें रहती थी वह भी उन्हें समायोजित कर सकता था। तांग जेन को डर था कि इस खतरनाक जगह की खोज राक्षसों द्वारा की जाएगी, इसलिए वह दोनों बहनों को अपने साथ लाएगा। कियान लांग से यह पूछने के बाद कि क्या कोई आदर्श भवन स्थान है, कियान लांग को एक ऐसी जगह याद आई जो छिपी हुई थी। बचाव करना आसान था और हमला करना मुश्किल था। ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। वह स्थान कभी घुमक्कड़ों के एक समूह द्वारा गठित लूटपाट दल का शिविर था। वहाँ सैकड़ों लोग थे और जो भी घुमक्कड़ उस स्थान के बारे में जानते थे वे जानबूझकर वहाँ से बचते थे। बाद में उसने सुना कि इस बदकिस्मत हमलावर टीम को पास से गुजर रहे एक शक्तिशाली राक्षस ने नष्ट कर दिया। तब से वह घाटी खाली थी। कियान लांग ने संयोग से उस शिविर का स्थान भी खोज लिया। बाद में लूटपाट करने वाली टीम के मारे जाने के बाद वह एक बार कुछ उपयोगी संसाधनों की खोज में भी गया। दुर्भाग्यवश उस स्थान को पहले आने वाले पथिकों द्वारा बहुत पहले ही लूट लिया गया था। चूंकि वहां एक उपयुक्त जगह थी, तांग जेन को स्वाभाविक रूप से देखने का अवसर मिलेगा। हालांकि उन्होंने फिर भी किसी भी बदलाव को रोकने के लिए सबसे पहले मुरोंग बहनों को वापस लाने का फैसला किया। इसलिए वे दोनों तुरंत निकल पड़े और पथिक शहर से निकलकर सीधे परित्यक्त कारखाने में चले गए। शहर छोड़ने के कुछ ही समय बाद जब वे दोनों एक सूखे बेल वाले जंगल से गुजरे तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दी। तांग जेन ने ऊपर देखा और पाया कि यह कछुए कबूतर जैसा एक पक्षी था। ये काफी मोटा लग रहा था। पक्षियों से भरे पेड़ों को देखते हुए तांग जेन ने पीछे मुड़कर लापरवाही से पूछा, आपने कहा था कि आप अक्सर भूखे रहते थे। क्या आप आमतौर पर खाने के लिए इन पक्षियों का शिकार नहीं करते? कियान लांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, किससे? एक धनुष और बाण मेरे पास एक भी नहीं है। तो क्या आप स्वयं इसे नहीं बना सकते? तांग जेन ने पूछा। कियान लांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे द्वारा बनाए गए धनुष और तीर की मारक क्षमता पूरी तरह से बेकार है। सीमा बहुत सीमित है और शक्ति बहुत छोटी है। ये सुनकर तांग जेन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने परिचय पहले ही देख लिया हो। वास्तविक धनुष वास्तव में बहुत जटिल था। ये बांस का खंभा लाने और रस्सी बांधने जितना आसान नहीं था। हालांकि इस दुनिया में अंग्रेजी लॉन्गबो जैसी धनुष शैलियां भी थीं,
लेकिन इस दुनिया में धनुष बनाने के लिए उपयुक्त कोई लकड़ी नहीं थी। जंगल में उसने जो पौधे देखे थे उनमें से अधिकांश अजीब लताएं थीं जो आकाश में फैली हुई थीं और जंगल की तरह दिखती थी, लेकिन उसने कभी एक भी पेड़ नहीं देखा था। चूंकि वह उब गया था, तानजेन ने विषय जारी रखा। यदि आपके पास धनुष नहीं है, तो क्या आप जाल और गुलेल का उपयोग करना नहीं जानते? जाल की कटाई एक जोखिम है। ये पक्षी आत्मा बन गए हैं और अधिकांश समय वे इसके जाल में बिल्कुल भी नहीं पड़ते। इसके अलावा गुलेल क्या है? कियान लांग ने असमंजस में पूछा। क्या ये गुलेल भी एक प्रकार का धनुष है? तानजेन स्तब्ध रह गया। गुलेल एक गुलेल है। क्या तुम नहीं जानते कि गुलेल क्या है? कियान लॉन्ग ने असमंजस में अपना सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वह वास्तव में नहीं जानता था। ये सुनकर तानजेन ने अपना सिर हिला दिया। उसने अपने दिल में खुद से कहा कि यह एक वैकल्पिक दुनिया है और वह इस दुनिया में विचारों की श्रृंखला के अनुसार नहीं सोच सकता। ये सोचकर तानजेन ने केवल इतना कहा कि वह बाद में कियानलॉन्ग को एक देगा और इस विषय पर बात करना बंद कर दिया। वे दोनों अभी सुनसान रास्ते पर कुछ ही दूर चले थे कि कियानलॉन्ग ने गंभीर भाव के साथ तानजेन के कपड़े खींचे और धीरे से कहा, सावधान रहें, कोई रास्ता लूटना चाहता है। किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार रहें। तानजेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने शांति से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। हालांकि तानजेन कियानलॉन्ग की जानवर जैसी अंतर्ज्ञान में विश्वास करते थे। वह मृत्यु के साथ अनगिनत करीबी मुठभेड़ों से विकसित जीवित रहने का कौशल था। उसने नक्शा खोलकर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, बहुत से लोग उनके आसपास पास की घास में छिपे हुए थे। इस दृश्य को देखकर तानजेन तुरंत ठंडे पसीने में बह गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह लापरवाह था। नवंबर यूरो LSS1N ने इस अध्याय की प्रीमियर रिलीज की मेजबानी की। इसी समय दो ठंडे तीर अचानक घास से निकले और सीधे उन दोनों की ओर बढ़े। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 16 C16 एड्स बाय पब फ्यूचर। वापसी और पुनर्मिलन। जैसे ही तीखा बाण चला, जान से मारने की नियत से भी हमला बोल दिया। उन दोनों को तुरंत इसका एहसास हो गया। तानजेन तेजी से मौके से उछला और उसने देखा कि एक पतली काली छाया तेजी से उसके सामने चमक रही है। यह एक तीर था जिसने उस पर घात लगाकर हमला किया था। सौभाग्य से इन तीरों की गति बहुत तेज नहीं थी, जिससे उन दोनों को चकमा देने का मौका मिल गया। हालांकि इस अचानक तीर के सामने तानजेन अभी भी अपनी बुद्धि से डरा हुआ था। हृदय में तीर चुभने की अनुभूति से सिर में सिहरन दौड़ गई। इस भयावह गुप्त हमले से बचने के बाद उन दोनों ने एक ही समय में अपने हथियार निकाल लिए और सावधानी से पीछे झुक गए। उनके हथियार आसपास की घास की ओर इशारा करते थे। इस समय आसपास की घास को देखते हुए 8 या 9 लोग वास्तव में घास से बाहर कूद गए। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथों में हथियार ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहे थे। ये लोग भी मैले कुचले कपड़ों में थे, लेकिन आम घुमकड़ों की तुलना में इनके हाव भाव बहुत उग्र थे। इस समय उन्होंने उन दोनों को लालच की दृष्टि से देखा। हमलावर कियानलॉन्ग ने अपने सामने लोगों को देखा और उसके चेहरे पर सतर्कता की झलक दिखाई दी। ये सुनकर तानजेन हैरान रह गया और उसने अपनी किस्मत को कोसा। ये हमलावर कुख्यात कहे जा सकते हैं। सड़क के चूहों की तरह हर कोई उनसे नफरत करता था। उन्होंने जो किया उसकी कोई सीमा नहीं थी। वे केवल वही करना चाहते थे जो उन्हें अच्छा लगता था। मनोरंजन के लिए हत्या करना आम बात थी। यहाँ तक कि मानव मांस भी उनके व्यंजनों में से एक था। इस दुनिया में कई इमारतों में वास्तव में एक दूसरे के साथ संवाद करने के गुप्त तरीके थे और भाड़े के संघों के समान संगठन भी थे। इस संचार मंच की मदद से उन्होंने एक वांछित सूची जारी की। इनाम के शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले सभी लोग जंगल में काम करने वाले हमलावर थे। एक बार जब ये हमलावर पकड़ लिए गए तो उन्हें निश्चित रूप से फांसी दी जाएगी। बहुत कम लोग बच पाए। वे बिल्कुल पागल और दुष्ट थे। रेडर टीम के बारे में तानजेन की यही धारणा थी, लेकिन अब ये कमीने उसे निशाना बना रहे थे। जंगल में धीरे धीरे हवा चली। तानजेन ने स्पष्ट रूप से एक जानलेवा आभा को महसूस किया। L1T लेगून ने नवंबर यूरो LN पर इस अध्याय का पहला प्रकाशन देखा। छापा मारने वाली टीम का एक सदस्य कुछ परिचित लग रहा था। एक पल में तानजेन को याद आया कि उसने इस व्यक्ति को पहले किराने की दुकान में देखा था। उस समय वह और कियानलॉन्ग मोतियों की गिनती कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यह आदमी किनारे पर खड़ा है। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो इस आदमी ने हमेशा से इसकी योजना बनाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों ने उसे बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। उसे और कियानलॉन्ग को घुमंतु शहर से बाहर निकलते देखने के बाद उन्होंने उन्हें लूटने के लिए उनका पीछा किया। यदि डकैती सफल होती तो संभवतः उसकी और कियानलॉन्ग की जान खतरे में पड़ जाती। ये हमलावर अपनी पहचान जानने वाले किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं रहने देते थे। अन्यथा एक बार जब उनकी सूचना मिल गई और उन्हें पहचान लिया गया तो वे आसानी से घुमंतु शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। किसी घुमंतु शहर में मोटी भीड़ को लूटना लुटेरों के इस समूह की आय का एक मुख्य स्रोत था। दुर्भाग्य से उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया जो उन्हें इस बार नहीं करना चाहिए था। एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि एक पक्ष को मरना था, इसलिए झिझकने की कोई बात नहीं थी।
इससे पहले कि दूसरा पक्ष कुछ कह पाता, कियान लांग, जो किनारे पर था, पहले ही गुस्से में चिल्लाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और 1 फुट लंबा नुकीला मुड़ा हुआ स्टील का खंभा बाहर फेंक दिया। स्टील का खंभा भारी और भारी था क्योंकि यह सीधे सामने वाले डाकू की ओर जा रहा था। ये पता चला कि यह बड़ा स्टील सुई जैसा हथियार पहले कियान लॉन्ग की जांग पिस्तौलदान से बंधा हुआ था। जब इसका दुश्मनों से सामना होता तो इसे अचानक खींचकर बाहर फेंका जा सकता था। आधा किलोग्राम से अधिक वजनी यह छिपा हुआ हथियार सीधे डाकू के दिल में घुस गया। ऐसा लग रहा था कि तांग जेन ने एक धीमी आवाज सुनी है। फिर उसने छिपे हुए हथियार को डाकू के शरीर में घोंपते हुए देखा। डाकू के मुंह के कोने कांप गए और उसका शरीर अनायास ही कांप गया। उसी समय उसने अनिच्छा से अपनी भुजाएं लहराई और कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक हमले में सफल होने के बाद कियान लॉन्ग अपने हथियार लहराते हुए और लुटेरों से लड़ते हुए इधर उधर घूमता रहा। उनकी चालें बहुत चुस्त थीं और ताकत पर उनका नियंत्रण भी बहुत सटीक था। छलांग लगाते और चकमा देते समय वह बहुत स्वतंत्र लग रहा था। हाथ में धारदार हथियार होने के कारण दो दुश्मनों से लड़ते समय उसे वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि आखिरकार बहुत सारे दुश्मन थे। जल्द ही कियान लांग पर आगे और पीछे से हमला किया गया। स्थिति खतरनाक लग रही थी। तांग जेन, जो मूल रूप से अपनी कृपाण खींचना और लड़ना चाहता था, जब उसने ये देखा तो उसने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने बिजली की गति से अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और अपनी ओर बढ़ रहे 3 लुटेरों पर तेजी से ट्रिगर दबा दिया। वह अब मारना या घायल करना नहीं चाहता था। वह केवल इन डाकुओं को डराना और कियान लांग को बचाना चाहता था। हालांकि क्योंकि उसकी फायरिंग दूरी बहुत करीब थी, 3 डाकुओं को उम्मीद नहीं थी कि तांग जेन के पास पिस्तौल होगी, इसलिए उन्होंने तांग जेन को एक मौका दिया। धमाके, धमाका, धमाका। एक पल में पत्रिका खाली हो गई। तीनों डाकुओं को गोली लग गई और वे खून से लथपथ घास में गिर पड़े। आग्नेयास्त्रों की शक्ति भयंकर थी। इससे पहले कि 3 डाकू तांग जेन के पास पहुंच पाते, वे पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे। गोलियों की आवाज और बारिश की बूंदों जैसी आवाज वाली शक्तिशाली घातकता ने शेष लुटेरों को चौंका दिया। वे अचंभित होकर अपने गिरे हुए साथियों को देखने लगे और उनकी आंखों में घबराहट की रेखाएं झलकने लगी। वे जानते थे कि तांग जेन के हाथ में हथियार एक आग्नेयास्त्र था और यह एक बेहद महंगी दोहराई जाने वाली आग थी। उन्होंने केवल इस हत्या के हथियार के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों के पास वास्तव में आग्नेयास्त्र होगा। कितना बुरा साल है। यह कोई आसान लक्ष्य नहीं था, बल्कि एक भयानक मौत का जाल था। इसी समय रेडर टीम के बाकी सभी सदस्यों के मन में भी यह विचार आया और वे थोड़े विचलित हो गए। लाल आंखों वाला कियान लांग ऐसा अवसर कैसे जाने दे सकता था। उसने अपने एक दुश्मन को मार गिराने का अवसर लिया और जल्दी से तांग जेन के खिलाफ झुक गया। आखिरी पत्रिका पहले ही खाली हो चुकी थी। तांग जेन ने भंडारण स्थान से एक पत्रिका निकाली और जल्दी से उसे बदलना चाहा। दुर्भाग्य से, क्योंकि उसे कभी प्रशिक्षण नहीं मिला था, वह घबराहट में लगातार 3 बार पत्रिका डालने में असफल रहा। वह इतना चिंतित था कि उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। यदि डाकू इस समय दौड़ पड़े, तो वे उसे हराने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि डाकुओं ने इस क्षणभंगुर अवसर का लाभ नहीं उठाया। जैसे ही उसने चौथी बार पत्रिका डाली और अंततः सफल हो गया, बाकी डाकू वास्तव में घूम गए और एक साथ घास में कूद गए और दयनीय स्थिति में भाग गए। हालांकि वे क्रूर थे, फिर भी वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि यदि वे अधिक समय तक यहाँ रुके तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। पहले उन्होंने सोचा था कि तांग जेन एक आसान लक्ष्य था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों इतने उग्र होंगे। इस बार उन्हें निश्चित तौर पर भारी नुकसान हुआ है। एड्स बाय पब फ्यूचर। दुश्मन का हथियार इतना शक्तिशाली था, अब नहीं तो कब भागेंगे। भागते डाकुओं को देखकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। नक्शे की जांच करने और यह पुष्टि करने के बाद कि डाकू बहुत दूर भाग गए हैं, तांग जेन ने कांपते हाथों से अपना हथियार हटा दिया। साथ ही उसने कटु स्वर में शाप दिया, धिक्कार है। कियान लॉन्ग जमीन पर बैठ गया और जोर से हौंफने लगा। अभी अभी युद्ध ने उसकी बहुत सारी शारीरिक शक्ति खत्म कर दी थी। एक पल आराम करने के बाद कियान लॉन्ग ने बस अपनी बांह पर घाव की जांच की। वह उठ खड़ा हुआ और इन लुटेरों की लाशें ढूंढने लगा। कुख्यात जंगल रेडर टीम के रूप में इन लोगों में कई अच्छी चीजें हो सकती हैं। दुर्भाग्य से चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। ये लोग उससे भी अधिक गरीब थे। अंत में उसे इन लाशों से केवल दर्जनों मस्तिष्क मोती और कुछ छोटी बेकार चीजें ही प्राप्त हुई। दूसरी ओर लुटेरों द्वारा छोड़े गए हथियारों में से कुछ बहुत अच्छे लग रहे थे। कियान लांग ने उन सभी को दूर कर दिया। तांग जेन को ये चीजें पसंद नहीं आईं, इसलिए उसने कियान लॉन्ग से जल्दी से चले जाने का आग्रह किया। वह नहीं चाहता था कि उस पर इन लुटेरों का दोबारा हमला हो। इस बार प्रस्थान करने के बाद वे दोनों अधिक सतर्क हो गए। तांग जेन ने अपनी बंदूक भी नहीं छोड़ी। कियान लॉन्ग तांग जेन के हथियार के बारे में बहुत उत्सुक था। उन्होंने कुछ सरल प्रश्न पूछे और इसे तांग जेन को लौटाने से पहले 2 बार इसमें उलझाया भी। तांग जेन ने मूल रूप से सोचा था कि कियान लांग को आग्नेयास्त्रों में दिलचस्पी होगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष का प्रदर्शन बहुत शांत होगा। इसके बजाय दूसरा पक्ष ठंडे हथियारों के प्रति अधिक जुनूनी था। रास्ते में सौभाग्य से कोई और मोड़ नहीं आया।
परित्यक्त कारखाने के बाहर घूम रहे राक्षसों से बचने के बाद वे दोनों चुपचाप छिपे हुए तहखाने में प्रवेश कर गए। प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले लकड़ी के बोर्ड के सामने तानजेन ने अपनी पहचान साबित करने के लिए धीरे से चिल्लाया। सबसे पहले हल्की रगड़ने की आवाज आई। तभी लकड़ी के बोर्ड के पीछे से लड़की की आश्चर्य भरी हल्की चीख सुनाई दी। लकड़ी के बोर्ड को हटा दिए जाने के बाद मुरोंगजियान का आश्चर्यचकित चेहरा सामने आया। उन दोनों के प्रवेश के लिए रास्ता बनाने के बाद उसने जल्दी से लकड़ी के बोर्ड को अवरुद्ध कर दिया। बिग ब्रदर टैंग, आप आखिरकार वापस आ गए। मुरोंगजियान ने तानजेन की बांह खींची और खुशी से कहा। बगल में बैठी छोटी लड़की ने अपने हाथ में आधा बिस्किट पकड़ रखा था और बहुत बढ़िया की अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए सिर हिलाया। मुरोंगजियान के कंधे को थपथपाते हुए तानजेन मुस्कुराए और कियान लोंग का उनसे परिचय कराया। जब मुरोंगजियान मुड़ा तो कियान लोंग ने चुपचाप तानजेन की ओर आंख मारी, जिससे एक स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रकट हुई जिसे सभी लोग समझ गए। तानजेन मुस्कुराया और इस आदमी को नजरअंदाज करने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वह आराम करने के लिए एक तरफ झुका, तानजेन ने मुरोंगजियान को इमारत स्थापित करने का अपना विचार बताया। कियान लांग की अफवाहों की तुलना में मुरोंगजियान, जो कभी एक इमारत स्वामी की बेटी थी, को अधिक जानना चाहिए और प्रासंगिक सुझाव देने में सक्षम होना चाहिए। तानजेन के विचारों को सुनने के बाद मुरोंगजियान भी बहुत हैरान हुआ। हालांकि सदमे के बाद उसने फिर भी तानजेन को कुछ विवरण बताए जिनका उल्लेख कियान लोंग ने पहले कभी नहीं किया था। कियान लांग की सुनी सुनाई बातों की तुलना में मुरोंगजियान को जो जानकारी पता थी वह कहीं अधिक विस्तृत और सटीक थी। ये पता चला कि आधारशिला के अलावा एक इमारत की स्थापना के लिए लेवल 6 या उच्चतर दानव राक्षस मस्तिष्क मनका की भी आवश्यकता होती है। इस दुनिया में एक बार जब कोई पथिक 5वें स्तर पर पहुंच जाता है तो उसकी युद्ध शक्ति एक अड़चन तक पहुंच जाती है। केवल इमारत की वेदी पर बलिदान देकर और दैवीय शक्ति प्राप्त करके ही वे 6ठे स्तर तक आगे बढ़ सकते थे। बलिदान देने और दैवीय शक्ति प्राप्त करने के बाद कुछ लोगों के पास मार्शल कौशल विकसित करने की क्षमता होगी, जबकि अन्य के पास दैवीय कौशल विकसित करने की क्षमता होगी, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी बहुत शक्तिशाली अस्तित्व थे। इस संसार में कृषकों और राक्षसों को स्तरों में विभाजित किया गया था। ये कहा जा सकता है कि साधक का वास्तविक स्तर दैवीय शक्ति प्राप्त करने के बाद शुरू होता है। स्तर 6 के बाद हर बार जब कल्टीवेटर एक स्तर बढ़ जाता तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती। राक्षसों में स्तर 5 से नीचे वाले को केवल सामान्य राक्षस माना जा सकता है। स्तर 6 तक पहुंचने के बाद वे दैवीय शक्ति भी प्राप्त कर सकते थे और शक्तिशाली राक्षसों की ओर आगे बढ़ सकते थे। इस समय ऐसे राक्षसों के मस्तिष्क के मोती पहले से ही बेहद कीमती हो गए थे। उनका उपयोग बलिदान के रूप में या खेती में सहायता के लिए किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि वे अनमोल थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 17 C17 एड्स बाय पब फ्यूचर। गंदा मोटा बड़ा भालू। राक्षसों के बारे में बात करने के बाद वे फिर से इमारतों के बारे में बात करने लगे। सबसे बुनियादी इमारत स्थापित करने के लिए पथिकों को पहले एक विशेष समारोह के माध्यम से एक वेदी स्थापित करने की आवश्यकता थी। साथ ही उन्हें आधारशिला और मस्तिष्क मनका का त्याग करने की आवश्यकता थी। भवन स्थापित होने के बाद कुछ बुनियादी कार्यों के अलावा भवन में यादृच्छिक रूप से एक विशेष क्षमता होगी। ये सभी क्षमताएं अलग अलग थीं। कुछ शक्तिशाली थे और कुछ बेकार थे। उन्होंने किस प्रकार की योग्यता प्राप्त की यह पूर्णतः भाग्य पर निर्भर था। जिस इमारत में मुरोंगजियान स्थित था उसमें फसलें लगाते समय पौधों की वृद्धि को 1/3 तक तेज करने की क्षमता थी। ये बहुत अच्छी समर्थन क्षमता थी। इसी क्षमता के कारण मुरोंगजियान के पिता ने दुर्लभ जड़ी बूटियां और खाद्य फसलें लगाने का आदेश दिया। गति में वृद्धि से फसल में वृद्धि हुई, जिससे इमारत के निवासियों को बहुत अच्छी तरह से रहने का मौका मिला। हालांकि ये रोपण क्षमता भी थी जिसने उस इमारत को दुश्मन का ध्यान आकर्षित किया जहां मुरोंगजियान स्थित था। वे इमारत में घुस गए और इमारत की आधारशिला छीन ली। साथ ही उन्होंने इमारत के सभी मूल निवासियों को भी मार डाला। छीनी गई इमारत की आधारशिला का लाभ यह था कि उसकी क्षमता का पता चल जाता था। इमारत के दोबारा बनने के बाद उनकी मूल क्षमता बरकरार रहने की 50% संभावना थी। जंगली इमारत आधारशिलाओं की तुलना में ये भी एक फायदा था। ये ठीक इन्हीं कारणों से था कि विभिन्न इमारतें अपनी विशेष क्षमताओं को अत्यंत गुप्त मानती थीं। उन्हें डर था कि अगर इसकी खबर फैल गई तो दुश्मन उन्हें पसंद करेंगे। इसके अलावा इमारतों के नियंत्रकों के बीच अफवाहें थीं कि जितना अधिक वे शीर्ष स्तर की जंगली इमारत की नींव का त्याग करेंगे, नई इमारत की क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। ये सच था या नहीं यह अज्ञात था। एक इमारत स्थापित करने के बाद यदि कोई उसे ऊंचा और बड़ा बनाना चाहता था तो उसे अपग्रेड करने के लिए बड़ी मात्रा में दिमाग लगाना पड़ता था। एक शक्तिशाली इमारत की स्थापना का मतलब बड़ी मात्रा में संसाधनों का निवेश था। यही कारण है कि कई शक्तिशाली इमारतों का इतिहास सैकड़ों या हजारों साल पुराना है। एक इमारत की स्थापना के लिए आधारशिलाएं विभिन्न जंगली इमारतों से आती थीं। जंगली इमारतें जैसी दिखती थी वैसी ही नवस्थापित इमारत भी दिखती थी। इसलिए वैकल्पिक दुनिया की सभी इमारतें अलग अलग थीं। महल के प्रकार, आवासीय प्रकार और किले के प्रकार थे।
किसी विशिष्ट इमारत के निर्माण के लिए किसी को संबंधित जंगली इमारत की आधारशिला खोजने की आवश्यकता होगी। वांड्रा टाउन के निकट ब्लैक रॉक बिल्डिंग का स्वरूप किसी कार्यालय भवन जैसा प्रतीत होता था। ये सभी इमारतों का सबसे आम स्वरूप था। ऐसा कहा गया था कि इस तरह की आम इमारत में ज्यादातर सामान्य क्षमताएं होती थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। उन तीनों ने इमारतों के विषय पर काफी देर तक चर्चा की, जिसमें कई सवाल शामिल थे। चर्चा समाप्त होने के बाद तांग जे ने सुझाव दिया कि वे कियान लांग द्वारा बताए गए स्थान पर जाने का अवसर ढूंढने से पहले पहले पथिक शहर में लौट आएं। किसी को कोई आपत्ति न हो इसलिए वे तुरंत आगे बढ़ने लगे। जब कियान लांग दोनों बहनों को अपना सामान पैक करने में मदद कर रही थी, तांग जेन अकेले बाहर निकली और अंतरिक्ष से धनुष और तीर निकाल लिया। छिपे हुए कमरे में लौटने के बाद उसने कियान लांग को धनुष और तीर सौंप दिए और साथ ही डाकू द्वारा छोड़ी गई एक कृपाण मुरोंग जियान को सौंप दी। वह कृपाण उसकी पीठ के पीछे बंधा हुआ था। कियान लॉन्ग उस धनुष और तीर को छोड़ना सहन नहीं कर सका जो तांग जेन ने उसे दिया था। उनकी राय में धनुष और बाण उत्तम दिखते थे और उनमें चौंकाने वाली मारक क्षमता थी। ये निश्चित रूप से एक मूल्यवान चीज थी। कियान लांग सही थे। ये धनुष तांग जेन द्वारा खरीदा गया एक आयातित उत्पाद था। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है। इसका वजन लगभग 80 किलोग्राम था और एक तीर एक जंगली सुअर को भेद सकता था। ये चीज निश्चित ही एक तेज और घातक हथियार थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही कियान लॉन्ग ने धनुष और तीर चलाया, उसने मन में सोचा कि तांग जेन के साथ रहना निश्चित रूप से सही विकल्प था। आखिरकार अभी कुछ ही दिन हुए थे लेकिन उसने पहले ही अपना हथियार बदल लिया था। शायद एक दिन वह वास्तव में एक इमारत का निवासी बन सकता है और शादी कर सकता है और अंदर बच्चे पैदा कर सकता है, एक खुशहाल और स्थिर जीवन जी सकता है। ये सोचकर कियान लॉन्ग मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उस अजीब हरकत ने तांग जेन को उसकी ओर कुछ और बार देखने पर मजबूर कर दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो वे चारों तुरंत आगे बढ़ने लगे। वे सावधानी से परित्यक्त कारखाने से बाहर चले गए। उन चारों में से कियान लांग ने नेतृत्व किया। मुरोंग जियान और उसकी बहन बीच में चली गईं, जबकि तांग जेन ने अपनी पिस्तौल पकड़ रखी थी और पीछे की ओर पहरा दे रहे थे। इस घास में, जो लगभग एक व्यक्ति से भी ऊंची थी, वे चारों चींटियों की तरह अगोचर थे। हालांकि आगे का रास्ता कठिन था, इसने राक्षसों की दृष्टि को भी अवरुद्ध कर दिया। जब तक उनका सामना विशेष रूप से अच्छी नाक और सुनने वाले राक्षसों से नहीं हुआ, तब तक उनकी टीम मूल रूप से खतरे में नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पहरे को कम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कौन जानता था कि राक्षस कब घास से बाहर निकल आएगा। जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, तांग जेन को अचानक तेज बदबू महसूस हुई। वह थोड़ा चौंक गया और अवचेतन रूप से गंध की दिशा में अपनी बंदूक उठा ली। उसके सामने की घास तुरंत दब गई। तभी घास से एक बहुत बड़ी परछाई उठ खड़ी हुई। तांग जेन ने अवचेतन रूप से सुरक्षा लॉक हटा दिया और ट्रिगर खींच लिया। हालांकि इससे पहले कि वह गोली चलाता, मुरोंग जियान ने उसकी बांह पर दबाव डाला। आप क्या कर रहे हो? तांग जेन अपने स्वर में क्रोध की झलक के साथ चिल्लाया। ऐसे नाजुक क्षण में ये लड़की परेशानी क्यों पैदा कर रही थी? वह उन्हें मरवाने वाली थी। मुरोंग जियान ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह तांग जेन को कुछ समझाने ही वाली थी, कियान लांग की आलसी आवाज सुनाई दी। वह एक व्यक्ति है और हमने उसे डरा दिया। ये सुनकर तांग जेन दंग रह गया। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि इस राक्षस का पूरा शरीर काला था और उससे बदबू आ रही थी। ये 2.2 मीटर लंबा था और निश्चित रूप से 200 किलोग्राम से अधिक था। दूसरा पक्ष बहुत बड़ा था। जब टैंग जेन उसे घूर रहा था, तो ये लड़का भी टैंग जेन को घूर रहा था। उसका चेहरा मटके के तले के समान काला था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें स्पष्ट थीं। किसी कारण से जब तांग जेन ने आंखों की इस जोड़ी को देखा, तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष सुंदर अभिनय कर रहा था। तांग जेन ने कुछ ध्यान से देखा और पुष्टि की कि उसके सामने दूसरा पक्ष एक वास्तविक इंसान था। बात सिर्फ इतनी थी कि दूसरा पक्ष सचमुच दयनीय जीवन जी रहा था। यदि फटी हुई बड़ी चमड़े की पैंट नहीं होती जो 2 भान की रस्सियों से बंधी होती और एक रस्सी उसके कंधे पर लटकी होती, तो दूसरा पक्ष शायद पूरी तरह से नग्न होता। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? तांग जेन का थूथन दूर नहीं गया। उन्होंने केवल इसे थोड़ा नीचे किया और जांच की। गंदे फेटी ने तांग जेन को कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुरोंग जियू के हाथ में बिस्किट को देखता रहा और मुंह में उंगली डालकर बुदबुदाया, इतना सुगंधित, इतना सुगंधित। बड़ा भालू भूखा है, बड़ा भालू खाना चाहता है। इतना कहने के बाद खुद को बिग बियर कहने वाले फेटी ने लिटिल जियू के हाथ में बिस्किट पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ बीच में ही पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर थोड़ा डर था, लेकिन उसकी आंखों में बिस्किट की चाहत बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। टैंग जेन ने एक पल के लिए सोचा और अपनी जगह से एक बिस्किट निकाला। उसने इसे गंदे फेटी के सामने लहराया और कहा, क्या आप इसे खाना चाहते हैं? गंदे फेटी ने जल्दी से सिर हिलाया और आशा से तांग जेन की ओर देखा। उसके हाव भाव किसी पालतू जानवर की तरह लग रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपने दिल में जिज्ञासा को दबाते हुए तांग जेन ने बिस्किट फेंक दिया। गंदे फेटी ने तुरंत बेहद फुर्ती से बिस्किट उठाया और अपने मुंह में भर लिया। बिस्किट खाने के बाद गंदे फेटी ने अपने होंठ चाटे, फिर भी असंतुष्ट रहा। उसने आंखों में याचना के साथ फिर से तांग जेन की ओर देखा।
तानजेन मुस्कुराया, एक और बिस्किट निकाला और उसे फिर से बाहर फेंक दिया। लगातार 6 बिस्कुट फेंकने के बाद गंदा फैटी अभी भी और बिस्कुट चाहता था, लेकिन तानजेन ने ये संकेत देने के लिए अपना सिर हिलाया कि और नहीं थे। गंदे फैटी ने तुरंत निराश और व्यथित अभिव्यक्ति प्रकट की। ये देखकर टैंगजेन ने हंसते हुए गंदे फैटी से कहा, मेरे पास घर पर बहुत सारे बिस्कुट हैं। तुम मेरे साथ वापस क्यों नहीं आते और जितना चाहो खाओगे। गंदे फैटी की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत जोर से सिर हिलाया। वह बहुत आज्ञाकारी था। तानजेन ने अपना सिर झुका लिया। तो मेरे साथ आओ। वह घूमा और कियान लॉन्ग को आगे बढ़ने का संकेत दिया, जबकि बिग बियर उसके पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि वह बहुत लंबा था और दूर से देखने पर कोई भी उसका सिर देख सकता था। मुरोंग जियान ने मुड़कर अपने पीछे खड़े बड़े आदमी पर नजर डाली। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या आप उसे साथ लाने की योजना बना रहे हैं? ठीक है, हालांकि इस लड़के की बुद्धि एक बच्चे के समान है और ऐसा लगता है कि वह बहुत कुछ खा सकता है। अगर उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो वह एक बहुत अच्छा योद्धा भी बन जाएगा। तानजेन ने मुरोंग जियान की ओर प्रशंसा से देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। मुरोंग जियान सही था। वह भोजन जो अन्य घुमक्कड़ों के लिए बहुत कीमती था, तानजेन के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर इस बड़े भालू को सावधानी से पढ़ाया जाता तो वह निश्चित रूप से एक आज्ञाकारी सहायक होता। बाकी सब बातों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ उसका आकार ही काफी डरावना था। 4 लोगों की टीम अब 5 हो गई थी, लेकिन उनकी गति कम नहीं हुई। दरअसल गंदा फैटी दौड़ने की अपनी इच्छा को दबा रहा था। ये पवन जैसा आदमी इस वक्त छोटे छोटे कदमों से टीम के पीछे पीछे चल रहा था। इस भावना ने गंदे फैटी को बहुत दुखी कर दिया। हालांकि इन लोगों का खाना उसे पसंद था, इसलिए वह इस घोंघे जैसी गति को ही सहन कर सका। बड़े भालू के व्यथित और असहज रूप को देखकर तानजेन को वास्तव में थोड़ा संदेह हुआ। इस आदमी की बुद्धिमत्ता के साथ वह राक्षसों द्वारा तबाह किए गए जंगल में कैसे जीवित रहा? इसके अलावा वह इतना मोटा कैसे हो गया? घास फूस के बीच से गुजरना निस्संदेह बहुत थका देने वाला था, खासकर तब जब टीम में एक छोटी लड़की भी थी। उनमें से कुछ लोग बारी बारी से उसे समय समय पर ले जाते रहे। किसी कारण से जंगल में मिट्टी बहुत कठोर और बहुत सपाट थी। इस भूमि पर उगने वाले जिद्दी खरपतवारों के अलावा लगभग कोई अन्य पौधा नहीं था। टैंगजेन ने अनुमान लगाया कि अगर उन्हें यहाँ एक ऑफ रोड वाहन मिलता है तो यह निश्चित रूप से अपना पूरा प्रदर्शन प्रदर्शित करेगा। दुर्भाग्य से उसका भंडारण स्थान उतना बड़ा नहीं था, नहीं तो वह इसे जरूर आजमाएगा। क्योंकि जंगली इमारतों के प्रकट होने के बाद हमेशा बड़ी संख्या में राक्षस प्रकट होते थे, इसलिए वापसी के रास्ते में राक्षसों की संख्या भी बढ़ जाती थी। यात्रा के दौरान उन 5 को युद्ध का भी सामना करना पड़ा। 4 भुजाओं वाले 10 से अधिक तेज दांतों वाले लंबी पूंछ वाले राक्षस उनकी ओर दौड़ पड़े। हालांकि तानजेन और अन्य लोगों के हमला करने से पहले बिग बियर जो टीम के पीछे चल रहा था, ने उत्तेजित होकर चिल्लाया और एक टैंक की तरह हमला कर दिया। उसने केवल अपनी मुट्ठी जोर से घुमाई और एक राक्षस जिसे सिस्टम द्वारा 4 आर्म रेड वुल्फ के रूप में प्रदर्शित किया गया था, खून की उल्टी करते हुए उड़ गया। फिर दूसरे मुके से 1 और 4 सशस्त्र चूहा भेड़िया उड़ गया। L1 लगून ने नवंबर यूरो एलन पर इस अध्याय का पहला प्रकाशन देखा। बिग बियर एक वयस्क मजबूत आदमी की तरह था जो किंडरगार्टन में प्रवेश कर चुका था। उसने उस राक्षस को, जो केवल 1.2 से 1.3 मीटर लंबा था, पागलपन से यातना दी, उन्हें तब तक पीटा जब तक वे रोने और चिल्लाने नहीं लगे। इस अवधि के दौरान 4 सशस्त्र चूहे भेड़िए के तेज पंजे एक बार गंदे फैटी पर गिरे थे, लेकिन इससे केवल एक सफेद निशान रह गया था। तानजेन और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। हालांकि ये 4 सशस्त्र चूहे भेड़िए केवल सामान्य स्तर एक राक्षस थे, फिर भी वे राक्षस थे। जरूरी नहीं कि आम लोगों को आमने सामने की लड़ाई में फायदा हो। दूसरी ओर इस आदमी ने उन्हें पूरी तरह से दबा दिया। इस गंदे फैटी की युद्ध शक्ति बिल्कुल ही चार्ट से बाहर थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 18.C18 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। असामान्य युद्ध शक्ति और भाड़े की गुफा। नशीली दवा। टैंगजेन ने एक वाक्य काफी देर से शून्य तक पहले बोला था, लेकिन यह एक अश्लील बात थी। कियान लॉन्ग और मुरोंग जियान ने हिला सिरिया में सहमति व्यक्त की। हालांकि वे तानजेन द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्दों के पीछे का अर्थ समझ में नहीं आए, लेकिन उनके दोस्तों से अनुमान लगाया जा सकता था कि वह चकित और आश्चर्यचकित थे। जैसी उम्मीद थी, ये बड़ा आदमी बिल्कुल वैसा नहीं कर पाया। उनका युद्ध शक्ति चार्ट बाहर था। उसने खरबूजे और सब्जियां काटने वाले जैसे लेवल 1 राक्षसों के इस समूह को कुचल दिया। बिग बियर की असामान्य युद्ध शक्ति के साथ यदि उसे सहयोगी के साथ जोड़ा जाता है तो वह एक मेमोरन दैत्य राक्षस हार्वेस्टर होता है। हालांकि उनसे कुछ को यह उम्मीद नहीं थी कि यह हिंसक और तेज लड़ाई केवल भूख बढ़ाने वाली थी। उन्हें और भी झकझोर वाला दृश्य अभी बाकी था। इन सभी राक्षसों के विनाश के बाद बिग बियर की इच्छा के साथ तेजी से राक्षसों के विनाश के पास भागा। बैठने के बाद उसने 4 भुजाओं वाले चूहेदानी के सिर पर रॉकेट मारा। ऐसा लग रहा था जैसे वह तरबूज तोड़ रहा हो। टूटे हुए मांस और मस्तिष्क के पदार्थ का दृश्य सभी को उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को उल्टी कर दी।
बड़े भालू ने राक्षस के सिर में कई बार खोदा और राक्षस के सिर से एक मोटा मनका आउट। फिर उसने उसे बिना कागज के अपने मुंह में डाल लिया। वह अपनी कुछ हद तक सी सिकोड़ ले, मानो वह किसी परम स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद ले रही हो। ओह, मुर्जियान ने सीधे उल्टी कर दी। टैंगजेन ने अपना मुंह चबाया और लंग के चेहरे पर भी उल्टी जैसी भावना थी। ये पहली बार था जब तांगजेन ने किसी इंसान को राक्षस का मस्तिष्क बनाते देखा था। यहाँ तक किडन लॉन्ग और मुरोंग जियान ने भी कई सालों तक जंगल में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। बिग बियर को स्वाद से देख तांगजेन को घृणा महसूस हुई। साथ ही वह चुपकर सोच रही थी। एक साधारण मस्तिष्क मनका में ऊर्जा होती है जिसका उपयोग टेलीपोर्टेशन के लिए एक शक्ति के रूप में किया जा सकता है, लेकिन सामान्य घुमक्कड़ का उपयोग केवल मुद्रा के रूप में और भवन को उन्नत करने के लिए किया जाता है। मैंने इसके संकलन के बारे में कभी नहीं सुना। यहाँ तक कि अगर इसे तैयार किया जा सकता है तो इसे स्तर 6 से ऊपर का मस्तिष्क माना जाना चाहिए, है ना? शायद मुझे इस जानकारी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये थोक व्यापारी के मोतियों को रॉ में शामिल किया जा सकता है। क्या यही कारण है कि उसकी युद्ध शक्ति इतनी प्रचंड है और न ही उसका शरीर इतना विशाल है? जैसा कि तांगजेन सोच रहा था, बिग बियर ने पहले इन राक्षसों को एक एक सिर में मार दिया था। मस्तिष्क के मोतियों को बाहर निकालने के बाद उनमें से अवशेषों को शामिल किया गया। बाकी को सावधानी से उसकी बड़ी दुकान की पैंट की जेब में रख दिया गया और उसे अपने हाथ से थपथपाया भी। ये सब करने के बाद बिग बियर एक हानिरहित पिल्ले की तरह तेजी से भागा। यह आदमी अब मस्तिष्क और रक्त की दुर्गंध से बड़ा हुआ था, साथ ही उसके शरीर पर भी तरल पदार्थ मिल रही थी। इसकी तुलना एक जैविक हथियार से की जा सकती थी। मस्तिष्क के मोती को कच्चा निगलने वाले इस व्यक्ति का सामना करते हुए तांगजेन का दिल वास्तव में थोड़ा कांप गया। उसने कैसा राक्षस उठा लिया था? तांगजेन ने अपनी नाक ढंक ली और बिग बियर से पूछा, अच्छा बिग बियर, क्या इन मस्तिष्क मोतियों को खाने के बाद तुम्हें पेट में दर्द नहीं होगा? आपको कैसा लगता है? बड़े भालू ने असमंजस में उसके सिर को छुआ और सिर हिलाया। फिर उसने अपने सफेद दांत दिखाए और मूर्खतापूर्वक मुस्कुराया। ठीक है, यह आदमी निश्चित रूप से अपने प्रश्न को समझ नहीं सका। वह ऐसा दिखावा करेगा जैसे उसने पूछा ही नहीं। तांगजेन ने अपना हाथ लहराया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते रहें। एड्स बाय पब फ्यूचर। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया, जितना संभव हो बिग बियर से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। हर कोई एक जैसा था। आखिरकार गंध बहुत तेज थी। टीम बाजार की ओर बढ़ती रही। जब वे एक झरने के पास से गुजरे, तांगजेन चमकती आंखों के साथ तुरंत रुक गए। प्रसन्न भाव के साथ तांगजेन ने अपने स्थान से साबुन का एक टुकड़ा निकाला और बड़े भालू की ओर फेंक दिया। वह मूल रूप से चाहता था कि वह इसका उपयोग स्नान करने के लिए करे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बिग बियर द्वारा इसे लेने के बाद वह वास्तव में इसका आधा हिस्सा काटेगा और रुचि के साथ चबाएगा। तांगजेन, जो अवाक था, ने बिग बियर को स्नान करने के लिए साबुन का उपयोग करना सिखाया। फिर उनमें से कुछ लोग किनारे पर चले गए और इंतजार करने लगे। हालांकि इसमें कुछ समय लगा, लेकिन हर कोई तैयार था। आखिरकार हर कोई ऐसे साथी के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता जिससे दिन रात बदबू आती हो। 1 घंटे बाद बिग बियर, जिसने स्नान समाप्त कर लिया था, अपनी बड़ी चमड़े की पैंट में शर्मीले भाव के साथ वहां से चला गया। आवाज सुनकर तांगजेन पीछे मुड़ा और तुरंत स्तब्ध रह गया। कियान लॉन्ग और मुरोंग जियान भी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। मूल रूप से गहरे रंग के बिग बियर के स्नान के बाद वह वास्तव में गोरी और कोमल त्वचा के साथ काफी प्यारा लग रहा था। यहाँ तक कि उसकी शक्ल भी किसी बच्चे की तरह बेहद अजीब लग रही थी। इस आदमी के शरीर पर धूल की कितनी मोटी परत थी। आखिरकार जलाशय में छोटी मछलियां भी तैर रही थीं। संभवतः गंध से उनकी मौत हो गई थी। तांगजेन ने गुप्त रूप से शिकायत की और बिग बियर की ओर देखा। इस समय बिग बियर अपनी बड़ी बड़ी काली और सफेद आंखों को झपका रहा था। उसके साफ शरीर को असहजता से देख रहा था, जैसे कि उसने खुद को बचाने के लिए बाधा खो दी हो। ओह, ये बहुत अच्छा है। मैं बाद में तुम्हारी बड़ी पैंट बदल दूंगा। यह एकदम सही होगा। एक पल झिझकने के बाद तांगजेन ने सराहना भरे स्वर में कहा। आखिरकार उसके सामने का साफ फैटी अतीत के गंदे फैटी की तुलना में आंखों को कहीं अधिक सुखद लग रहा था। चाहे कुछ भी हो, कम से कम उसे वह तेज बदबू तो नहीं सहनी पड़ी। बाकी यात्रा सुचारू रही। शीघ्र ही घुमक्कड़ नगर दृष्टिगोचर हो गया। जब हर कोई शहर के सामने पहुंचा, तो बड़े भालू की उपस्थिति के अलावा तांगजेन और अन्य ने अन्य भटकने वालों का विशेष ध्यान आकर्षित नहीं किया। अनुरोध के अनुसार उचित माला अदा करने के बाद सभी ने पथिक नगर में प्रवेश किया। हालांकि इस बार वे सराय की ओर नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने किराए का घर ढूंढने की योजना बनाई। मुरोंग बहनों के साथ तांगजेन को चीजों पर अधिक ध्यान से विचार करना पड़ा। तांगजेन इस पहलू से बहुत अपरिचित थे, लेकिन स्थानीय तानाशाह कियान लान के नेतृत्व में उन्हें जल्दी ही पथिक शहर में मकान किराए पर लेने का प्रभारी प्रबंधक मिल गया। ये प्रबंधक थोड़ा क्षतिग्रस्त चमड़े का कवच और कमर पर एक छोटा चाकू और तंबाकू की थैली पहने हुए था। वह बहुत घमंडी लग रहा था। मैनेजर की मूंछें थीं और उसकी निगाहें हमेशा जांच करती रहती थीं। ये सुनने के बाद कि तांगजेन और अन्य लोगों ने यहाँ एक घर किराए पर लेने की योजना बनाई है, उसने उनमें से 5 को एक एक करके आकार दिया और उन्हें ध्यान से देखा। उसकी नजर सबसे देर तक बिग बियर पर रुकी।
उन्हें आकार देने के बाद इस आदमी ने धीरे से कहा, यदि आप चाहते हैं कि 5 लोग एक साथ रहें और एक शांत जगह हो, तो आप केवल शहर के पश्चिम की ओर गुफा में रह सकते हैं। किराया प्रति वर्ष 200 लेवल 1 ब्रेन बीड्स है। जब तान जेन ने ये कीमत सुनी तो उसका दिल दुख गया। कियान लॉन्ग ने पलटकर तान जेन की ओर सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि कीमत ठीक थी। तान जेन दर्द के कारण केवल अपने बैकपैक से मोतियों को निकालकर सौंप सकता था। मैनेजर ने मनका गिनने के बाद मेज से एक बोन कार्ड निकाला और उसे ऊपर फेंक दिया। ये किराए का प्रमाण था। कियान लॉन्ग द्वारा घर का स्थान पूछने के बाद सभी लोग तुरंत गंतव्य की ओर चल पड़े। घुमक्कड़ नगर की घुमावदार गलियों में कुछ देर चलने के बाद सभी लोग एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। ये शहर का किनारा था। विभिन्न आकारों की दर्जनों गुफाएं खोदी गई थीं। अब अधिकांश गुफाएं पथिकों द्वारा बसाई गईं। रास्ते में तानजेन ने कियान लांग से पहले ही जान लिया था कि कोई भी पथिक जो लंबे समय तक शहर में रह सकता है वह मूल रूप से बड़ी संख्या में मस्तिष्क मोती प्राप्त करने की क्षमता वाली एक टीम है या मजबूत व्यक्तिगत ताकत वाला एक अकेला भेड़िया है। बेशक ऐसे घुमक्कड़ भी थे जो अमीर बनने के लिए भाग्यशाली थे। जहां तक आम घुमक्कड़ों की बात है तो उनके पास यहाँ लंबे समय तक रहने के लिए पैसे नहीं थे। अधिक से अधिक वे प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए जगह खरीदने में अपना दिमाग खर्च करेंगे ताकि वे व्यवसाय कर सकें। एड्स बाय पब फ्यूचर। गुफा के सामने खोज करने के बाद कियान लांग गुफाओं में से एक तक चला गया। ये पुष्टि करने के बाद कि यह वही जगह है जिसे उसने किराए पर लिया था, तान जेन सबसे पहले अंदर आया। ये गुफा बेहद अंधेरी थी। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें अनुकूल होने के बाद तान जेन ने पर्यावरण को स्पष्ट रूप से देखा। इस गुफा का कुल क्षेत्रफल लगभग 50 वर्ग मीटर था। हवा की गुणवत्ता अपेक्षाकृत खराब थी और धूल और कूड़े के अलावा आसपास कुछ भी नहीं था। ठीक है, सब लोग सफाई शुरू करो, हम अगले कुछ समय तक यहीं रहेंगे। तान जेन द्वारा अपना हाथ लहराने और चिल्लाने के बाद सभी ने अपना सामान नीचे रख दिया और गुफा को साफ करना शुरू कर दिया। N0V3 लिरियम वह मंच था जहां यह अध्याय प्रारंभ में N0V3L B1N पर प्रकट किया गया था। कुछ देर तक गुफा के प्रवेश द्वार को देखने के बाद तान जेन को लगा कि यहाँ की रक्षा बहुत सरल है। पूरी गुफा को असुरक्षित कहा जा सकता है। कोई भी अकड़कर अंदर आ सकता है। ये सोचकर कि अगर वह और कियान लॉन्ग बाहर गए तो मुरोंग बहनों और बिग बियर को पीछे छोड़ना बहुत असुरक्षित होगा, तान जेन के मन में गुफा को मजबूत करने का विचार आया। उनकी इमारत स्थापित होने से पहले संभवतः उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ रहना होगा, इसलिए सुरक्षा को गंभीरता से लेना होगा। इस विचार को मन में रखते हुए तान जेन अब और शांत नहीं बैठ सका। कियान लॉन्ग और अन्य लोगों का अभिवादन करने के बाद वह गुफा से बाहर चला गया और पास की एक निर्जन गुफा में आ गया। ये पुष्टि करने के बाद कि मानचित्र के माध्यम से कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तान जेन ने टेलीपोर्टेशन फंक्शन को सक्रिय किया। पलक झपकते ही वह अपने घर लौट आया। तान जेन केवल थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर बैठी। अपने कपड़े बदलने के बाद वह खरीदारी करने के लिए बाहर भागा। वह सीधे धातु निर्माण सामग्री बाजार में कार ले गया और सबसे पहले सीमेंट और कुछ लाल ईंटें खरीदी। फिर उसने ढेर सारी मोटी स्टील की प्लेटें खरीदी और उन्हें आधा मीटर वर्ग में काट दिया। उन्होंने श्रमिकों को आवश्यकता के अनुसार उन्हें वेल्ड करने दिया। इस तरह वे निर्माण के दौरान उन्हें दीवार में लगा सकते हैं और सुरक्षा के रूप में काम कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने एक लोहे का दरवाजा भी बनाया जिसे तोड़ा और जोड़ा भी जा सकता था। इसे तब स्थापित किया जा सकता था जब ये बनाया गया था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह अस्थायी आश्रय अधिकांश खतरों से निपट सकता है, तान जेन ने गैस मास्क और आग बुझाने वाले यंत्र जैसी चीजें भी खरीदी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दुर्घटना होने पर यह स्थान पर्याप्त सुरक्षित था। इस अवधि के दौरान तान जेन ने आपातकालीन भोजन के रूप में कई दैनिक आवश्यकताएं, डिब्बाबंद भोजन और संपीड़ित बिस्कुट खरीदे। सभी के लिए कुछ कपड़े, जूते और टोपी जो टिकाऊ और अगोचर थे, और यहाँ तक कि बिग बियर के लिए उपकरणों का एक सेट प्राप्त करने के बाद तान जेन ने इन चीजों को घर ले जाने के लिए एक कार किराए पर ली। घर लौटने के बाद तान जेन ने इन चीजों को अपने भंडारण स्थान में बैचों में रखा और उन्हें फिर से गुफा में रख दिया। गुफा में लौटने और कियान लांग और अन्य लोगों को बुलाने के बाद हर कोई इन चीजों को उस गुफा में वापस ले गया जहां वे रात में रहते थे। हालांकि कियान लॉन्ग और अन्य लोग इन संसाधनों की उत्पत्ति के बारे में संदिग्ध थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही तान जेन का अनुसरण करने का फैसला कर लिया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछेंगे। इसके अलावा ये तथ्य कि तान जेन को ये चीजें बिना किसी को पता चले मिल सकती थी, ये साबित करता है कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था। ये बिल्कुल अलग दुनिया थी। कुछ भी अजीब हो सकता है, लेकिन जब तक आप में सभी को भरपेट खाने देने और राक्षसों से परेशान न होने देने की क्षमता है, हर कोई आपकी बात सुनेगा। तान जेन भी उनमें से कुछ को गुप्त रूप से देख रहा था। अब तक केवल वही लोग थे जो उसके रहस्य के बारे में जानते थे। यदि किसी के मन में कोई कुटिल विचार हो तो तान जेन को कुछ उपाय करने पड़ सकते हैं, लेकिन देखने से लग रहा है कि सभी का प्रदर्शन बुरा नहीं था। सारी आपूर्ति वापस ले जाने के बाद उन्होंने गुफा में कुछ मोमबत्तियां जलाईं और तान जेन के मार्गदर्शन में निर्माण शुरू कर दिया। तान जेन द्वारा लाई गई विभिन्न सामग्रियों और थोड़े से काम के साथ ये सुबह होने से पहले पूरा हो गया। प्रबलित छेद सतह पर बहुत सामान्य दिखता था, लेकिन वास्तव में ये स्टील प्लेटों के साथ मिश्रित था।
सतह असमान सीमेंट की परत से ढकी हुई थी। मजबूत लोहे के दरवाजे पर गोंद लगा हुआ था और चित्रों से चिपका हुआ था, जिससे इसकी मूल बनावट को देखना असंभव हो गया था। जब उन्हें इसका उपयोग करने की आवश्यकता होती थी, तो वे दोनों तरफ के दरवाजों के बोर्ड लगा सकते थे और इसे तोड़ना आसान नहीं होता था। इस तरह की सुरक्षा के साथ तानजेन की सुरक्षा की भावना तुरंत बहुत बढ़ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 19 C19 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुपर आखिर ठीक है दोस्तों, चलो आराम करो। तानजेन ने आवाज उठाए और थोक सारा खाना आउट किया। ये सब सिलिकॉन के बाद उसने इसे गुफाओं में एक पत्थर के पत्थर पर रख दिया और इसे 1 महीने के रूप में इस्तेमाल किया। छोटी लड़की जो चिथड़े की गुड़िया के साथ खेल रही थी, उसने पत्थर पर चिकन, पिज्जा, बेडरूम और अन्य भोजन भी देखे। उसकी बड़ी लाइन तुरंत चौड़ी हो गई और गौरवशाली दर्शनीय आकर्षण। जब तानजेन ने इसे देखा तो उसे यह अजीब लगा। वह एक ग्राइंड चिकन ड्रमस्टिक फ्रेमवर्क कर दे दिया। छोटी लड़की ने उसे तुरंत लेने के बाद उसे नीचे गिरा दिया। इतना शानदार! डॉन लॉन्ग ने अपनी जीभ चिटकाए और तानजेन को अंगूठा ऊपर उठाया। उसकी प्रशंसा से भर गई। आखिर आम लोगों को तो ये खाना नहीं मिल पाया। उसने पहले कभी इस भोजन का कुछ भाग भी नहीं देखा था। अधीर क्लीन बिग बियर ने बहुत पहले ही चिकन खाना शुरू कर दिया था। हालांकि जैसे जैसे वह उसे नीचे गिराता गया, उसकी नजर स्वादिष्ट भोजन पर रुकती गई। उनमें से कुछ लोग चट्टानों के चारों ओर बैठ गए और एक साथ खाना खाने लगे। हालांकि वे पूरी रात साथ थे, लेकिन शानदार भोजन ने उनकी भूख भी बढ़ा दी। अंत में खाना साफा सुथरा खा गया। यहाँ तक कि मुर्गे की उपज हुई घोड़ों को भी बिग बियर ने कैप में डाल दिया। उन्होंने नशीले भाव से उन्हें खा लिया। तानजेन अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ भूख प्रतिरोधी नेपोलियन बिस्कुट निकाले और उन्हें बिग बियर्स को अरब दिया। भरपेट खाने पीने के बाद सभी लोग, जो पूरी रात साथ रहे थे, बेघर हो गए और आराम करने के लिए गुफा में एक बेतरतीब कोना ढूंढ लिया। तानजेन को भी थोड़ी थकान महसूस हुई। लेटने के बाद उसे जल्दी ही नींद आ गई। जब वह फिल्म उठती थी तो 2 हो जाती थी। मुरोंग जियान पहले ही जाग चुका था और गुफा को पैक कर रहा था। साथ ही वह तानजेन द्वारा दैनिक आवश्यकताओं की व्यवस्था कर रही थी। छोटी लड़की, जिसकी नींद कम नहीं थी, भी जाग गई और अपनी बहन के साथ जुड़ गई। कियान लंग हाथ में हथियार लेकर गुफा के प्रवेश द्वार पर आक्रमण था। वह बीच बीच में वहां से झील वाले घुमकड़ों को देखता है। इस अवधि के दौरान कभी कभार घुमक्कड़ दल गुफा क्षेत्र में प्रवेश करते थे और बनते थे। उन्होंने ये भी पता लगाया कि जिस गुफा में तानजेन रहता था वह बस हुआ था और समय समय पर देखा गया था। तानजेन लाज के सामने चला गया और कुछ देर तक बाहरी दृश्यों को देखने के लिए भेजा गया। फिर उन्होंने लाज से पूछा, मैं पास की इमारत में प्रवेश करके देखने का अवसर चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? क्या किया? लाज ने अपना सिर नीचे और एक पल के लिए मांगा। फिर उन्होंने जेन से कहा, आप बिल्डिंग की वॉल्व टीम और कारवा में भाग लेने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। जब आप एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएंगे तो आपको बिल्डिंग में प्रवेश का मौका मिलेगा। उस स्तर तक ग्राफ में कितना समय लगा? तानजेन ने बर्नहे को प्रमाणित किया। ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कम से कम 3 से 5 साल का अनुभव है। कियान लैंग ने कहा, नहीं, ये बहुत भारी है। क्या कोई और उपाय है? तानजेन ने अपना सिर हिलाया। या तो आपके पास बिल्डिंग से संबंधित दस्तावेज हैं या आपके निवासी की योग्यता प्राप्त है। अन्यथा इसमें प्रवेश करना क्लासिक कठिन है। लंबे समय तक कंधे उचकाए, ये संकेत देते हुए कहा कि वह बस यही सोच सकती थी। निमंत्रण, कैसा चिकित्सक, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तानजेन दंग रह गया और पूछा, इमारत की हर साल बिक्री होती है। उस समय वे आसपास के अमीर और ताकतवर पर्यटकों को दस्तावेज भेजेंगे और उन्हें नीलामी में भाग लेने के लिए भवन में प्रवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। इस बिंदु पर लॉन्ग ने अचानक तानजेन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, क्या आप एक इमारत नहीं बनाना चाहते थे? मुझे जो पता है, उसकी इमारत की नीलामी में कभी कभी स्तर 6 से ऊपर की सूची और मोती मोती होते हैं। जब तानजेन ने ये सुना तो वह बहुत खुश हुई और उसने झट से पूछा, वहां असल में क्या चल रहा है? विस्तार से बताओ। डॉन लार्गे ने कहा कि मैं एक साधारण पथिक हूँ। मैं गैलरी का विवरण कैसे जान सकता हूँ? जब तानजेन ने ये सुना तो वह थोड़ा निराश हो गया, लेकिन उसे पहले ही पता चल गया था कि बिल्डिंग की गैलरी में उसे कुछ करना था, इसलिए उसे कुछ स्मारक और परमिट प्राप्त करने का अवसर मिला। हालांकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात राक्षसों को मारना और जल्दी हो सके लेवल हासिल करना था। वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि उसके बच्चे के बाद उसकी ताकत कितनी बढ़ सकती है। तानजेन ने अपना मन बना लिया। आज उसने जंगल में राक्षसों को मारने के लिए लाज और बिग बियर का नेतृत्व किया ताकि वे आगे बढ़ें। बिग बियर्स को किनारे पर मूर्खतापूर्ण तरीके से देखकर तानजेन को अचानक वह उपकरण याद आ गया और वह उसकी तैयारी के लिए था। वह गुफा के कोने तक गया और स्टील की प्लेट से बनी एक ढाल और एक बड़ी स्टील की गदा ले आया। गाड़ा का मुख्य भाग लगभग 1.7 मीटर वजनी स्टील पाइप था। ये तेज 3 धार वाली स्टील की कीलों से ढकी हुई थी और इसकी माप क्षमता काफी तेज थी। तानजेन ने सबसे पहले इसे आजमाया था। उसे दोनों हाथों से उठाया गया था।
केवल बिग बियर राक्षस जैसा ही इतना भारी गदा का प्रयोग किया जा सकता था। बड़े बियर के बाएं हाथ में ढाल और बाएं हाथ में गदा था। उनके शरीर पर लोहे की कुछ गहरी मोटी जंजीरें लोड दी हुई थी। बड़े भालू की वर्तमान उपस्थिति बहुत शक्तिशाली थी। जब तक उसने बात नहीं की, वह निश्चित रूप से ज्यादातर जेम क्लॉक को देख सकता था। जब जंगल और अन्य लोगों ने हथियारबंद बड़े भालुओं को देखा, तो वे भी बार बार आ गए। उन्होंने कल्पना की कि यह मनुष्य राक्षसों को मारने के लिए आजीविका का उपयोग करना चाहता है। वह निश्चित रूप से एक खूनी दृश्य के रूप में होगा। उन थ्री के तैयार होने के बाद तानजे ने मुरोंगजियान को घर पर रहने का निर्देश दिया। वे त्रिगुट से निकलकर जंगल में चले गए। पहले कुछ समय जब वह जंगल से निकला, तानजेन हमेशा सावधान रहा, राक्षसों का सामना होने से डरता था। लेकिन इस बार उसे उम्मीद थी कि राक्षस जल्दी से प्रकट होंगे ताकि वह पहले स्तर पर पहुंच सके। हालांकि दिन के दौरान पथिक बाजार के आसपास बहुत कम राक्षस थे। यहाँ तक कि अगर चिटपुट निम्न स्तर के राक्षस भी थे, तो उनका दिमाग खोदने से पहले ही यहाँ आने वाले गार्डों और घूंट घूमों से उन्हें मार दिया जाएगा। लगभग 1 घंटे की खोज के बाद उन तीनों को अंततः 2 सिद्धांतों के स्तर के राक्षसों का सामना करना पड़ा और तानजेन ने उन्हें आसानी से मार डाला। यह नहीं छोड़ें, क्या हमें और अधिक राक्षसों वाली जगह मिल सकती है? तानजेन ने अपने बगल में छोटी छोटी चीजें करते हुए लंबे समय से सवाल पूछे। जंगली बिल्डिंग के पास कई राक्षस हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर निचले स्तर के राक्षस हैं। फिर यहाँ राक्षसों का जमावड़ा है। इसका नेतृत्व आमतौर पर उच्च स्टार राक्षसों द्वारा किया जाता है, जो एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। अंदर समृद्ध संसाधन हैं, लेकिन हजारों राक्षस भी हैं। लाज ने उसे सैन्य बोतलें लॉन्च की जो तानजेन ने उसे दी थी और पानी का एक झोंका लिया। फिर उन्होंने एक दिशा की ओर संकेत किया और आगे कहा, मैंने सुना है कि बहुत दूर ऐसे राक्षसों ने भी एक इमारत स्थापित की और बड़ी संख्या में प्रयोगशाला में उपकरण बना लिया। तानजेन ने भी लॉन्ग की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर एक दिन मेरी ताकत काफी मजबूत हो गई, तो मैं एक सेना का समर्थन करूंगा और उन्हें राहत का रास्ता दिखाऊंगा। उस बारे में कैसा है? एक पल के लिए चुप रह गया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, जब तक ये लाभ से संबंधित नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता। आखिरकार जंगल में सबसे बेकार चीज भटकने वालों की जिंदगी है। तानजेन ने लंबे समय तक बातचीत करते हुए समय रेखाचित्र पर हलचल पर ध्यान दिया। वे तीनों पास की एक जंगली इमारत के भवन की ओर जा रहे थे। यह एक बहुत बड़ा रेस्तरां था जो कई साल पहले सामने आया था। ऐसा कहा गया था कि आसपास की कुछ इमारतों में से एक ने एक सहयोगी कंपनी बनाई और उसे कई अच्छे नाश्ते मिले। अब राक्षसों का शिकार करने के लिए जंगली संग्रहालय घुमक्कड़ों की जगह बन गई है। क्योंकि समय समय पर जेम क्लॉक मिट्टी से स्टील, धुआं और शराब जैसे मूल्यवान वस्तुएं खोदकर निकाले गए थे, इसलिए वह स्थान भी पथिकों द्वारा बार बार देखा जाने वाला स्थान बन गया। जब वे जंगल में छोटे रास्ते पर चल रहे थे, तो रास्ते में कोई राक्षस उन्हें परेशान नहीं कर रहा था। हालांकि चलने की प्रक्रिया बहुत थका देने वाली और उबकाई वाली थी, और इसमें बहुत अधिक शारीरिक शक्ति खर्च होती थी। तानजेन के कुछ देर तक चलने के बाद वह खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन उसने पूछा, दोस्त, हम कितनी देर तक चलेंगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कियान लंग एक्सप्रेशनहीन था, हम बस चले गए। तानजेन ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि उसे क्या कार मिलनी चाहिए। यात्रा करते समय यह अधिक सशक्त होगा। कुछ देर चलने के बाद क्याडन लाज ने अचानक कहा, हम यहाँ हैं। तानजेन ने निरीक्षण करने के लिए अपनी छिपकली और 1 किलोमीटर दूर धंसी हुई इमारतों के मलबे का एक बड़ा क्षेत्र देखा। समय समय पर आंकड़े चमकते रहेंगे। जब तानजेन ढांचे के सामने से गुजरा, तो वह ढांचे के बड़े पैमाने पर देखकर चौंक गया। ऊंचे स्थान से ऊपर देखने पर उसे कई किलोमीटर के टुकड़ों में हर जगह टूटी हुई इमारत दिखाई दे रही थी। हालांकि फिर भी वह किनारे को नहीं देख सका, क्योंकि आकाश और आसपास के धूसर धुंध से बहुत अधिक हो गया था, जिससे तानजेन की दृष्टि अवरुद्ध हो गई थी। हे भगवान, ये कितना बड़ा है! तानजेन ने कुछ देर बाद तक इसे देखा और लॉन से स्टॉप के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे नहीं पता, कोई भी इसे स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकता है, लेकिन मैंने सुना है कि किसी ने 1 महीने में एक बार इन सामानों को पार किया और यहाँ तक कि बहुत सारी अच्छी चीजें भी प्राप्त की। कैनाडन लैंग ने शांति से कहा और अपने उपकरणों की सुरक्षा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बाएं हाथ में धनुष धारण किया हुआ था और एक ही समय में 3 तीखे बाण धारण किए हुए थे। धनुष की प्रत्यंचा पर भी एक था। तानजेन ने चुपचाप सिर हिलाया और ऊंची जमीन से नीचे कूद गया। अपने हथियार निकालने के बाद वे तीनों खंडहर की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने आसपास की गतिविधियों को ध्यान से सुना और अपने सामने मानचित्र का अवलोकन किया। 100 मीटर से भी कम चलने के बाद तानजेन को अचानक एहसास हुआ कि मानचित्र एक सक्रिय लक्ष्य प्रदर्शित कर रहा है। यह उनके सामने दर्जनों मीटर की दूरी पर था। ध्यान से देखने पर यह आश्चर्यजनक रूप से एक मिट्टी जैसा पीला राक्षस था। ये देखकर तानजेन ने संकोच नहीं किया और तुरंत राक्षस की दिशा में दौड़ पड़ी। कियान लॉन्ग, जो किनारे पर था, ये देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने फिर भी बिग बी को पीछे चलने के लिए बुलाया। अंत में जैसे ही वह अपने सामने खंडहरों के चारों ओर घूम रहा था, उसने तानजेन को एक राक्षस को मारते हुए देखा जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। बॉस, आपने यहाँ राक्षस की खोज कैसे की?
कियान लांग ने असमंजस में पूछा। तांग जेन के बारे में कियान लोंग की समझ के अनुसार जंगल में उनके जीवन और युद्ध के अनुभव की बहुत कमी थी। यदि उसने अपने सामने इस छिपे हुए राक्षस की खोज नहीं की तो तांग जेन को भी इसकी खोज नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वास्तव में तांग जेन ने अपने सामने राक्षस की खोज की थी और उसे सफाई से मार डाला था। कियान लोंग को तांग जेन के बारे में कई संदेह थे, लेकिन वह इतना चतुर था कि उसने पूछा नहीं। युद्ध के संदर्भ में उन्होंने तांग जेन के सुधार को भी स्पष्ट रूप से महसूस किया। ये बहुत अच्छा संकेत था। इस दुनिया में जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं, केवल ताकतवर बनकर ही कोई अपना अस्तित्व सुनिश्चित कर सकता है। वह जितना अधिक मजबूत गुरु का अनुसरण करता था, उसे उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होता था। मन का प्राप्त करने के बाद वे तीनों आगे बढ़े। टैंग जेन अभी भी सबसे पहले राक्षस के निशान खोजेगा और तुरंत उसे मार डालेगा। लगभग 1 किलोमीटर तक खंडहरों में प्रवेश करने के बाद तांग जेन, जिसने अभी अभी एक राक्षस को मारा था, को लगा कि उसका शरीर अचानक अकड़ गया है। फिर उसके पूरे शरीर में एक सुन्न करने वाली गर्मी फैल गई। इस समय उसे अचानक यह एहसास हुआ कि चाहे वह कुछ भी करे, वह अपने शरीर की सारी शक्ति का उपयोग कर सकता है। यह एक स्तर के व्यक्ति की ताकत थी। वह एक वयस्क की पूरी ताकत से पूरी तरह से भड़क सकता है। तांग जेन को लगा कि उसका पूरा शरीर ताकत से भर गया है। उसने उत्साहपूर्वक अपनी कृपाण लहराई। अपनी सारी ताकत लगाने की खुशी से उसे थोड़ा चक्कर आने लगा। हालांकि केवल 10 से अधिक बार झूलने के बाद उसे सांस लेने में थोड़ी परेशानी महसूस हुई। जब वह यह महसूस करके रुका कि कुछ गड़बड़ है, तो वास्तव में उसका शरीर इतना दुख रहा था कि वह स्थिर रूप से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। धिक्कार है, क्या हो रहा है? तांग जेन जमीन पर बैठ गई और कियान लोंग से पूछा, जो उदास भाव से बगल में हंस रहा था। स्तर 1 पर आगे बढ़ने के बाद हर किसी को यह एहसास होगा कि वे एक मुक्के से स्टील को चकनाचूर कर सकते हैं। फिर वे मदद नहीं कर सकते, लेकिन गुस्सा निकाल सकते हैं। इसका नतीजा ये होगा कि उनकी शारीरिक ताकत भी आपकी ही तरह खत्म हो जाएगी। तांग जेन ने अपनी अजीब कुल्हाड़ियों और मजाक में कहा, अरे कार्टून डॉग ने ऐसा नहीं कहा क्योंकि तुम मुझे खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखना चाहते थे, है ना? मैं उस समय प्रकाशित भी बुरा था क्योंकि मैं युद्ध में टूट गया था। अंत में डाक के उस समूह को मारने के बाद मैं इतना थक गया था कि मैं कुछ घंटे पहले अपनी मृत्यु तक चला गया और फिर मुश्किल से खड़ा हो सका। लॉन्ग ने शांत स्वर में धीरे धीरे कहा, लेकिन स्वर में अदृश्य अकेलेपन का संकेत था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क करें, टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 20.C20 एड्स बाय पब फ्यूचर। अन्वेषण दल और घोल। यदि कोई थोड़े ही समय में अपनी सारी शक्ति त्याग दे तो इसकी कीमत ये होगी कि उसका पूरा शरीर थक जाएगा। गंभीर मामलों में किसी के पास अपनी उंगलियां हिलाने की भी ताकत नहीं होगी। चूंकि वर्तमान तांग जेन पहले से ही यात्रा करने में असमर्थ था, उन तीनों को बैठने और आराम करने के लिए एक साफ और छिपी हुई जगह मिली। साथ ही उन्होंने अपना पेट भरने के लिए भोजन और पानी भी निकाल लिया। इसे ले जाना आसान बनाने के लिए तांग जेन इस बार केवल संपीड़ित बिस्कुट, मिनरल वाटर और अन्य पोर्टेबल भोजन लाए। अपने कमजोर शरीर के कारण तांग जेन बिल्कुल भी खाने के मूड में नहीं था। इसके बजाय कियान लोंग और बिग बी ने स्वाद से खाया। जो कुछ हुआ था उसके बाद वर्तमान तांग जेन ने कियान लांग की हरकतों को याद किया जब उन्होंने दुश्मन का सामना किया था और उसके दिल में कुछ समझ हासिल की थी। कियान लांग की हरकतें ताकत पर सटीक नियंत्रण थीं। उसने अपनी ताकत का पूरी तरह से उपयोग किया और निश्चित रूप से ताकत का एक भी हिस्सा बर्बाद नहीं किया। सत्ता नियंत्रण का ये स्तर निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे 1 या 2 दिन में पूरा किया जा सके। इसलिए तांग जेन ने अनुमान लगाया कि कियान लोंग की ताकत शायद लेवल 2 या यहाँ तक कि लेवल 2 के करीब थी। बेशक अगर कियान लांग ने कुछ नहीं कहा तो वह नहीं पूछेगा। अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर नजर डालने के बाद तांग जेन ने पुष्टि की कि वह पहले ही स्तर 1 तक आगे बढ़ चुका है। यदि वह स्तर 2 की युद्ध शक्ति में आगे बढ़ना चाहता था तो उसे व्यक्तिगत रूप से स्तर 2 के 10 राक्षसों को मारना होगा। L1 लगून ने नवंबर यूरो एलन पर इस अध्याय का पहला प्रकाशन देखा। यह अनुरोध सरल लग रहा था, लेकिन वास्तव में एक पतली रेखा बनाना काफी कठिन था। लेवल 2 राक्षस की युद्ध शक्ति लेवल 1 राक्षस की तुलना में बहुत दूर थी। एक स्तर 2 राक्षस बिना किसी नुकसान के 3 स्तर 1 राक्षसों का सामना कर सकता है। जब यह फूटता है तो ये 3 स्तर 1 राक्षसों को भी तुरंत मार सकता है। यदि तांग जेन, जो अभी तक आगे नहीं बढ़ा था, को लेवल 2 राक्षस का सामना करना पड़ा तो उसके पास उपयुक्त हथियार नहीं होने पर निश्चित रूप से जीतने का कोई मौका नहीं होगा। ये स्तर का अंतर था। लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं थी। लगभग 1 घंटे तक आराम करने के बाद तांग जेन ने अंततः अपनी अधिकांश शारीरिक शक्ति वापस पा ली। उन तीनों ने खोजबीन जारी रखने की तैयारी की। जैसे ही वह अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला, तांग जेन ने अचानक मानचित्र पर दिखाई देने वाले लोगों के एक समूह को देखा, जिससे उसे सतर्कता का एहसास हुआ। कियान लोंग और बिग बियर को धीरे से सावधान रहने का संकेत देने के बाद उन्होंने एक खंडहर के पीछे से एक पथिक अन्वेषण दल को बाहर आते देखा। इस घुमक्कड़ अन्वेषण दल में कुल 10 सदस्य थे। वे सभी साधारण कवच पहने हुए थे और तलवारें, भाले और अन्य हथियार पकड़े हुए थे।
सामान्य क्षीण पथिकों के विपरीत इस अन्वेषण दल के सदस्यों के पास स्पष्ट रूप से भोजन की कमी नहीं थी। सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। इस अन्वेषण दल द्वारा तानजेन और अन्य दो की खोज के बाद उन्होंने सतर्क अभिव्यक्तियां भी प्रकट की। उन्होंने तानजेन और अन्य दो को गौर से देखा और सबसे लंबे समय तक बिग बियर को देखते रहे। जाहिर है, बिग बियर के विशाल आकार और क्रूर हथियारों और उपकरणों ने दूसरे पक्ष को स्पष्ट रूप से बताया कि इस आदमी के साथ निश्चित रूप से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। कियान लोंग और तानजेन की उपस्थिति बड़े भालू जितनी चौंकाने वाली नहीं थी, इसलिए उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। इस अन्वेषण दल का नेता बढ़ी हुई दाढ़ी वाला एक मजबूत व्यक्ति था। वह लगभग 1.9 मीटर लंबा था और उसके हाथ में अग्नि कुल्हाड़ी थी। उसने एक चेन कवच पहना हुआ था और उसकी पीठ पर चमड़े की ट्यूब में 6 तेज छोटे भाले डाले गए थे। जब वह बलवान व्यक्ति चुपचाप वहीं खड़ा रहा, तो उसे भेड़िए या बाघ का आभास हुआ और उसके शरीर से एक फीकी जानलेवा आभा निकल रही थी। एज बाय पब फ्यूचर, तानजेन ने इस मजबूत आदमी की आभा को देखा और अनुमान लगाया कि उसकी युद्ध शक्ति कम से कम स्तर 2 थी और वह एक ऐसा चरित्र था जो बिना पलक झपकाए हत्या कर देता था। ये सोचकर तानजेन और भी अधिक घबराए बिना नहीं रह सका। वह पिस्तौल छुपाने की जगह तक पहुंचने से खुद को नहीं रोक सका। 2 शब्द बोलने वाली टीम ने चुपचाप एक दूसरे का सामना किया। किसी ने कोई अनावश्यक हरकत नहीं की और माहौल थोड़ा घबराया हुआ था। एक क्षण बाद दाढ़ी वाला आदमी घूमा और खंडहर की ओर चला गया। मुड़ने से पहले उसने तानजेन और अन्य दो को देखा और सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर चाकू की तरह तेज थी। तानजेन को लगा कि यह नजर भेड़िए की तरह थी। एक बार जब इस व्यक्ति को ऐसे शिकार का सामना करना पड़ा जो उसे लुभाता था, तो वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शिकार को निगल जाता था। जंगल में अक्सर टीमों के बीच क्रूर लूटपाट होती थी। कमजोरों को हमेशा धमकाया जाता था। इस स्थिति में जीवित रहने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा था। हालांकि इस टीम ने तानजेन और अन्य दो पर हमला नहीं किया। शायद उसने देखा कि खंडहरों की परिधि से उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, या शायद दाढ़ी वाले आदमी को उन तीनों से खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने जल्दबाजी नहीं की। यह अंतिम परिणाम था। दोनों पक्ष बिना कुछ कहे एक दूसरे से आगे निकल गए और इन लोगों का लक्ष्य भी खंडहरों में गहरा था। तानजेन की अभिव्यक्ति उदास थी। वह उस ओर देखता रहा जिस ओर ये लोग चुपचाप चले गए। फिर उसने धीरे से हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। कियान लोंग और बिग बियर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही उसने टूटी इमारतों के मलबे से भरी सड़क पर कदम रखा, उसे अपनेपन का हल्का सा एहसास हुआ। तानजेन ने खंडहरों के स्रोत को पहचानने की कोशिश की। दुर्भाग्य से इमारतों पर शेष शब्द किसी भी भाषा से संबंधित नहीं थे जिसे वह जानता था, लेकिन स्थापत्य शैली परिचित थी। विचित्र फव्वारा पत्थर की मूर्ति वाला चौक पार करने के बाद उन तीनों के सामने एक विशाल इमारत दिखाई दी। ये 70,000 से 80,000 वर्ग मीटर का लग रहा था। हालांकि इस इमारत का स्वरूप बेहद टूटा फूटा दिखता था, फिर भी इसमें बेहद राजसी आभा झलकती थी। यह एक विशाल घंटाघर जैसा दिखता था, लेकिन इसकी सतह विभिन्न अजीब प्राणियों की आकृतियों से भरी हुई थी। जमीन से 50 मीटर से अधिक दूरी पर 5 निलंबित मंच 90 डिग्री के कोण पर फैले हुए हैं। इमारत के सबसे ऊंचे स्थान पर एक अजीब प्राणी की राहत भी थी, लेकिन इसका आधा हिस्सा नष्ट हो चुका था। देखने से लगता है कि यह कोई अजीब प्राणी होगा जो इंसान जैसा दिखता है, लेकिन इसके 2 बड़े जोड़े पंख थे। तानजेन ने अपने सामने की शानदार इमारत को देखा और आह भरी। हालांकि कियान लोंग ने कहा कि इस इमारत की आधारशिला कई साल पहले हटा दी गई थी। इस आधारशिला से बनी इमारत बहुत समय पहले बहुत शक्तिशाली हो गई थी। आधारशिलाओं को भी स्तरों में विभाजित किया गया था। आधारशिला जितनी अच्छी होगी, भवन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ऐसा कहा जाता था कि उसके सामने आधारशिला की विशेषता ये थी कि वह बड़ा था और उसका स्वरूप अजीब था। जब इसे पहली बार बनाया गया था, तो इसका क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर था, जो एक सामान्य नई इमारत के आकार का 10 गुना था। यदि कोई चाहता है कि कोई इमारत इस आकार तक पहुंचे, तो उसे इस तक पहुंचने के लिए कई बार अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अपने दिल में गुप्त रूप से ईर्ष्या करने के बाद तानजेन ने इस इमारत को देखने के लिए इसमें प्रवेश करने का फैसला किया। कदम दर कदम उन्होंने टूटी सीढ़ियों पर कदम रखा। अंधेरा दरवाजा किसी इंसानभक्षी खूंखार जानवर जैसा लग रहा था। तानजेन मदद नहीं कर सका, लेकिन कृपाण को उसके हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसी समय उन तीनों ने अपने हेड लैंप चालू कर दिए। एज बाय पब फ्यूचर, इस विशाल इमारत के अंदर घुप्पा अंधेरा था। बाहर से तेज रोशनी अंदर आने के बाद किसी कारण से अचानक बहुत अंधेरा हो गया। जब उनके पैर धीरे से जमीन पर पड़े, तो गूंज की लहरें उठी, जिससे इमारत के अंदर का हिस्सा और भी अधिक शांत और खाली लगने लगा। ऐसे वातावरण में रहने से अनायास ही किसी के सिर में झुनझुनी होने लगती है। ऐसा लगा मानो उनकी पीठ पर कांटे हों। अस्पष्ट रूप से तानजेन को ठंड लग रही थी, जैसे कोई राक्षस उसे अंधेरे में देख रहा हो। हालांकि मानचित्र के माध्यम से देखने पर पता चला कि उसके चारों ओर अंधेरा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये प्राथमिक मानचित्र का नुकसान था। हालांकि यह कमरे के 100 मीटर के भीतर की स्थिति को भी दिखा सकता है, फिर भी ऐसे गहरे काले वातावरण का सामना करने पर कोई भी भ्रमित हो जाएगा। कोई यह नहीं देख सकता था कि मानचित्र पर क्या है।
इस स्थिति के जवाब में तानजेन को केवल मानचित्र में एक प्लग इन जोड़ने की आवश्यकता थी। इस तरह नक्शा सीधे इमारत की बाधा को भेज सकता है और दुश्मन को लाल बत्ती वाले स्थान के रूप में दिखा सकता है। हालांकि इस तरह के प्लग इन की डाउनलोड कीमत के लिए बहुत सारे सोने के सिक्कों की आवश्यकता होती है। वर्तमान तानजेन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। टैनजेन की तुलना में, जिसे असहज महसूस हो रहा था, कियानलॉन की हरकतें और भी तेज और अधिक सीधी थीं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अपना धनुष निकाला और अंधेरे में एक निश्चित स्थान पर तीर चला दिया। झटका! ये बाण हवा के समान तेज था और क्षण भर में गायब हो गया। आह! एक चीख निकली और फिर दूर अंधेरे इलाके में अचानक एक गहरी हरी रोशनी चमक उठी। ये रोशनी पागलपन और क्रूरता से टिमटिमाती हुई किसी प्राणी की आंख की पुतली की तरह लग रही थी। अरे बकवास, यह क्या है? तानजेन हैरान था। उसने सहजता से अपनी पिस्तौल निकाली और उस दिशा में निशाना साधा। अगर कोई हलचल हुई तो गोली चलाने की तैयारी की। उसी समय सूचनाओं का एक समूह अचानक उसके सामने आ गया। नीली आंखों वाला घोल, स्तर 2, सड़ा हुआ मांस खाना पसंद करता है और सूरज से बेहद डरता है। इसकी शारीरिक शक्ति तो साधारण है, परंतु इसकी काटने की शक्ति आश्चर्यजनक है। इसलिए इस राक्षस को नीली आंखों वाला पिशाच कहा गया। आंखों की संख्या से देखते हुए संभवतः 10 से अधिक थीं। ये देखकर तानजेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेवल 2 का राक्षस 2 वयस्कों की अत्यधिक ताकत से फूट सकता है। इसके अलावा उनमें से बहुत सारे थे, और अगर वह सावधान नहीं होता तो उसकी जान जा सकती थी। इस समय वह थोड़ा पछतावा महसूस किए बिना नहीं रह सका। क्या शिविर में रहना और मस्तिष्क के बदले व्यापार करना बेहतर नहीं होगा? जोखिम क्यों लें? हालांकि अब इस बारे में सोचना बेकार था। उसे अपने सामने आए संकट के समाधान का उपाय सोचना था। आइए धीरे धीरे पीछे हटें। वे सूरज के सामने आने की हिम्मत नहीं करते। तानजेन जोर से दहाड़ने लगा। ये सुनते ही वे तीनों तुरंत पीछे हट गए। हालांकि इसी समय नीली आंखों वाले भूतों का समूह अचानक उन तीनों पर झपट पड़ा। पलक झपकते ही वे आधी दूरी पार कर चुके थे। तानजेन ने अंततः इन भूतों की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। वे सचमुच बदसूरत थे। वे जमीन पर रेंगते थे, उनके शरीर फोड़े फुसियों से भरे हुए थे और उनसे सड़ी हुई गंध आ रही थी। उनके विशाल मुंह नुकीले दांतों से भरे हुए थे और एक बड़ी जीभ उनके मुंह के बाहर लटकी हुई थी। इसे करें। जैसे ही ये शब्द गिरे, तानजेन ने पहले ही गोली चला दी थी। उसकी शक्तिशाली भुजा की ताकत ने उसे बंदूक को अत्यधिक मजबूती से पकड़ने की अनुमति दी। इस बंदूक का निशाना सामने बैठे नीली आंखों वाले पिशाच के सिर पर था। बैरल से निकली गोली तुरंत गुलाम की भौं के केंद्र में धंस गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें।